हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के? कैसे हो सब लोग? क्या हाल चाल है? तो एक बार फिर से आप सब लोगों का वेलकम। प्रयास जेई 2.0 लेक्चर नंबर 11 है आज। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे, सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गुड मॉर्निंग, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बताइए सब बढ़िया हो? एकदम जबरदस्त। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, मैं बहुत अच्छा हूँ भाई, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। आप लोग बताइए। सब बढ़िया, जोरदार। क्या बात है। हाँ जी, चलो। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूं मानो सीएफटी लगभग खत्म कर दिया था। सीएफटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने खत्म कर दिया था। आज हम लोग सिर्फ किसकी बात करने वाले? एप्लीकेशंस ऑफ सीएफटी की बात करेंगे, है ना। एप्लीकेशंस ऑफ सीएफटी। कोई कह रहा थैंक्स फॉर केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स कहाँ करवाया मैंने? केमिकल काइनेटिक्स कहाँ करवा? अच्छा, केमिकल काइनेटिक्स का तो वो करवाया था। अरे केमिकल काइनेटिक्स को तो वो दिया था शायद आपको, माइंड मैप सीरीज, माइंड मैप में दिया था 1 घंटे का, है ना। हम्म। और भाई कल तो एकदम जोरदार रही क्लास, एकदम जबरदस्त। है ना। तो चलो फिर। हाँ, केमिकल इक्विलिब्रियम रिवाइज हो गया होगा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कल लगभग 6 घंटे हमने केमिकल इक्विलिब्रियम लिया था, है ना, 6 घंटे। और आयनिक इक्विलिब्रियम हम लोग अब जब भी नया सेशन होगा, अगला जो सेशन मेरा आएगा वो आयनिक इक्विलिब्रियम का ही आएगा, है ना। हाँ, चलो जी। अच्छा, वो केमिकल इक्विलिब्रियम कहना चाह रहा था क्या? नहीं नहीं, केमिकल काइनेटिक्स का भी मेरा वीडियो आया अभी 2-3 दिन पहले, और वो माइंड मैप था, है ना। वो लेकिन माइंड मैप था, वो रिवीजन के लिए था। और वन शॉट, वो जो रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं होते ना, माइंड मैप सीरीज जो 1 घंटे में हम लोग टॉपिक खत्म करते हैं, वो वाला था, वो शॉर्ट रिवीजन के लिए था, है ना। चलो आ जाओ। आज सबसे पहले क्वेश्चन था लास्ट क्लास में जो मैंने आपसे कहा था। आज देखो हम लोग सबसे पहले एक क्वेश्चन था लास्ट क्लास का, वो क्वेश्चन करेंगे पहले। एप्लीकेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और एप्लीकेशन में एक स्टेबिलिटी आएगा और दूसरा कलर आएगा, है ना। ये दो एप्लीकेशन है जो हमें पढ़नी है। एप्लीकेशन में एक क्वेश्चन था जो मैंने आपसे कहा था कि मैं क्लास में करवाऊंगा आप लोगों को, है ना। ये वाला क्वेश्चन था, यस, ये वाला क्वेश्चन था, इसको हम लोग करने वाले हैं, है ना। ये क्वेश्चन जेई मेंस 2021 में पूछा गया है 20 जुलाई को सेकंड शिफ्ट में। और हमसे कहता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बताना। आपको एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है Fe2+ का, है ना। Fe2+ का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन है, ये मैं आपको पोल दे देता हूं। मेरे हिसाब से आप लोगों ने कर लिया होगा, है ना। ये क्वेश्चन था जो मुझे करवाना था। आइए, इसका पोल आपकी स्क्रीन पर है ना, इसका पोल आपकी स्क्रीन पर है। बताइए फटाफट, देखो जनाब। हो गया। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट Fe2+ इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। आसानी है वैसे तो, क्वेश्चन बहुत इजी है ना, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। चलिए जनाब, पोल हो लिया है खत्म और इसका रिजल्ट देख लेते हैं। कितने बच्चों ने सही जवाब दिया है? 85%, बहुत अच्छी बात है। सजल, अरुणवा, सुदीप, हिक और हर्ष। देखो, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये तो एक चीज समझ में आ गई होगी कि यार सीएफटी वीबीटी से जो भी क्वेश्चन आएगा ना, वो मतलब आसान ही क्वेश्चन आता है। हमने तो इतने मतलब वो सारी चीजें पढ़ ली है ना, उसके बाद ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं तो
देखा और निपटा दिया, इस तरह के क्वेश्चन होंगे, है ना। तो एक चीज देखो, सबसे पहली चीज, इसको दो तरह से आप लोग कर सकते थे। एफ जो होता है दादा वो होता है ए आर 4:3d6, है ना, ये होता है एफ 4:3d6 होता है। अगर मैं Fe2+ की बात करूं, Fe2+ की बात करूं तो ये हो जाएगा 3d6। अब देखो, एक तो इसका शॉर्टकट कर सकते थे आप, शॉर्ट ट्रिक बता रखी है। अगर 3d6 में अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेता तुमसे, तो हम लोग कहते थे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्ट D2sp3 हो जाएगा, है ना, कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। यस, अब देखो D6 है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी। ये 2d ऑर्बिटल खाली चाहिए और ये 6 इलेक्ट्रॉन तो यहां फिल हो जाएंगे। ये लो जी, काम ही खत्म हो गया, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हो गया। और अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग है, इसका मतलब कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा। ये आपने इसको VBT से कर दिया। अगर मान लो आप लोग इसको उससे करना चाहते हो, CFT से, है ना, CFT से करना चाहते हो, तो देखो आपको पता है कि भाई यहां पर होगा इजी ऑर्बिटल्स, है ना, और यहां पर होंगे कौन से T2g ऑर्बिटल्स। अब देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसका मतलब डेल्टा ज्यादा है पेयरिंग से। सर 1 2 3 4 5 6, ये लो सर, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा। याद आया, है ना। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन किया जा सकता था। बहुत बढ़िया। मैंने आपको एक क्वेश्चन और दिया था होमवर्क में, मतलब कभी मैंने दिया था, आपको याद हो तो अगर, है ना, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में Fe का हाइब्रिडाइजेशन याद है क्या तुम्हें? Fe H2O5 NO SO4, इसमें मैंने आपसे Fe का हाइब्रिडाइजेशन पूछा था, अगर याद हो तो तुम्हें बताओ, याद है क्या? हाँ याद है, क्या हाइब्रिडाइजेशन आया था इसका, क्या हाइब्रिडाइजेशन आया था इसका, बताइए देखिए। हाँ हाँ हाँ, क्या हाइब्रिडाइजेशन आया था, बताओ देखें, क्या मिला था आपको हाइब्रिडाइजेशन? अरे हाँ, Fe+1 तो है, मान लिया, ये तो है ही, सबको पता है। यहां पर जो NO है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है ना। NO जो है वो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है? +1, है ना, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ NO+ होता था, और यहाँ जो Fe है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? +1 आएगा। यस, याद है ये चीज। अब देखो Fe+1 है ना, Fe+1 है, तो यहां आपने सबसे पहले Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है Ar4s2 3d6, Ar4s2 3d6। अब जो Fe+ होगा दादा ये हो जाएगा Ar3d6 और 4s1। ध्यान रखना ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स थोड़ा मतलब अलग सा है ना, अजीब सा है ये, है ना, ये क्या है, अजीब सा है। इसमें देखो होता क्या है, सबसे पहले ये जो 4s वाला इलेक्ट्रॉन है ये अंदर घुसेगा, है ना, इसी वजह से मैंने तुम्हें होमवर्क में दिया था ताकि इसे तुम्हें अलग से याद रहे, और यहां हो जाएगा 4s0। ठीक है, अब देखो D7 कॉन्फ़िगरेशन है और वीक फील्ड लिगेंड ज्यादा है ना, तो जो नेट इफेक्ट आएगा वो क्या आएगा? वीक फील्ड लिगेंड का ही आएगा। मैंने बोला था 2 लिगेंड अलग, अगर एक स्ट्रॉन्ग फील्ड है एक वीक फील्ड है, तो ज्यादा अगर वीक फील्ड लिगेंड्स हैं, इसका मतलब जो नेट इफेक्ट है वो वीक फील्ड लिगेंड के अकॉर्डिंग आपको मानना है। ठीक है सर, वीक फील्ड लिगेंड है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, है ना। 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये लो सर, 7 इलेक्ट्रॉन आपने ऐसे फिल कर दिए। ये हो गया D7 कॉन्फ़िगरेशन, 4s खाली है, 4p खाली है, और सर 4d भी खाली होगा, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। यस, ये ध्यान रखना है बस, डन। और आप इसको अगर T2g इजी इस तरीके से करना चाहते हो तो ये है इजी, और ये है T2g। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने फिल करने? 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना। इस तरह से आप लोग कर सकते थे। 7 हो गया, अंदर वाला कोई d ऑर्बिटल खाली नहीं है। यस, और अगर अंदर वाला d ऑर्बिटल खाली नहीं है, इसका मतलब सीधी सी बात है हाइब्रिडाइजेशन होगा सर sp3d2, खत्म, है ना। इस तरह से इस पे ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये, सॉल्ट एनालिसिस में काफी जगह आता है ना, काफी जगह आता है, तो हमें पता होना जरूरी है। यस, बेटा ट्रांसफेरेंस नहीं था, ट्रांसफेरेंस तो D7 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में होता था, है ना। ट्रांसफेरेंस कहां होता था? ट्रांसफेरेंस होता था D7 कॉन्फ़िगरेशन है और साथ में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तब ट्रांसफेरेंस होता था, वरना थोड़ी ना होगा ट्रांसफेरेंस। इस केस में कोई ट्रांसफेरेंस नहीं होगा। आइए आ जाइए, आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ते हैं, है ना, नए टॉपिक का शुभारंभ करते हैं। टॉपिक का नाम है एप्लीकेशंस ऑफ CFT। टॉपिक का नाम है एप्लीकेशंस ऑफ CFT। यस, आइए
सर क्या वीबीटी एंड सीएफटी बस प्रैक्टिकली दो मेथड है? देखो प्रैक्टिकली सिर्फ दो मेथड नहीं है ये, है ना, अपने आप में सिर्फ मैं ये नहीं कहूंगा कि दो ही मेथड है, और भी मेथड है। लिगेंड फील्ड थ्योरी इसके बाद आती है ना, लिगेंड फील्ड थ्योरी इसके बाद आती है, लेकिन लिगेंड फील्ड थ्योरी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। यस, लिगेंड फील्ड थ्योरी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इस वजह से हम लोग नहीं पढ़ते हैं उसको। ठीक है, तो ये हमें बस यहीं तक ध्यान रखना होता है। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ सीएफटी, सबसे पहली एप्लीकेशन मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा। सीएफटी की हेल्प से आप लोग क्या बता सकते हो? स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स बता सकते हो। क्या बता सकते हो? स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स बता सकते हो। ठीक है, और दूसरा जो हम लोग बात करेंगे वो है कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, है ना। सीएफटी की हेल्प से हम लोग और क्या फाइंड कर सकते हैं? कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स भी फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो आइए सबसे पहले बात हो जाए, आइए सबसे पहले बात हो जाए किसकी? कलर ऑफ दी सॉरी स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, है ना। सबसे पहले बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। आइए सबसे पहले एक छोटा सा मैं एग्जांपल देना चाहता हूं आपके सामने। सर कॉम्प्लेक्स बनता कैसे? देखो स्टेबिलिटी समझाने के लिए ऐसे बोला गया, मान लो मैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं, तो जो मेटल होगा वो 4 लिगेंड के साथ रिएक्ट करेगा और ML4 का फॉर्मेशन करेगा, है ना। ये हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया। डन। हाँ, तो मान लेते हैं इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो है के फॉर्मेशन, है ना। इसको मैं फॉर्मेशन कांस्टेंट लिखूंगा, फॉर्मेशन कांस्टेंट, है ना, के एफ से दिखा रहा हूं, क्योंकि इस रिएक्शन में हो क्या रहा है? एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा दैट विल बी नोन एज फॉर्मेशन कांस्टेंट। सर ये कैसे बना होगा, है ना? सर कैसे बना होगा? देखो मैं ऐसे मान लेता हूं, सर सबसे पहले ML के पास गया होगा और ML बना होगा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लेते हैं K1। फिर सर जो ML है वो दूसरे लिगेंड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया होगा? ML2 बनाया होगा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लेते हैं K2। सर ML2 है, उसके साथ एक और लिगेंड बना, सर बना होगा ML3, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3। इक्विलिब्रियम हम लोग शाम को ही केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ के आए हैं, है ना, अभी रात को 11 बजे क्लास खत्म करी है। तो ये जो है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लेते हैं K4। मानते हो इस बात को, है ना? मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी समझाने के लिए एक इक्विलिब्रियम कंसीडर किया जाता है ना, कि मान लेते हैं ये जो रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम में है ना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी समझाने के लिए क्या किया जाता है? इस रिएक्शन को माना जाता है कि ये इक्विलिब्रियम में रिएक्शन है। ठीक है, पक्का? बहुत बढ़िया। तो अब देखो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि जैसे जैसे आप रिएक्शन को ऐड करते हो, आप रिएक्शन को ऐड करोगे, अगर आप चारों रिएक्शन को ऐड कर दो तो क्या ये वाली रिएक्शन मिल जाएगी क्या? देखना जरा, इन चारों रिएक्शन को ऐड करने से क्या ऊपर वाली रिएक्शन मिल जाएगी? अरे हाँ ना बोलना यार, बिल्कुल मिल जाएगी। तो रिएक्शन ऐड किया है मतलब इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये जो के फॉर्मेशन है इसको क्या मैं K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4 लिख सकता हूं क्या? बोलिए बोलिए, K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4 लिख सकता हूं क्या? इसको फॉर्मेशन कांस्टेंट भी कहते हैं और कुछ जगह इसको ऐसे भी लिखा होता है β4, है ना। इसको स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी बोला जाता है। अभी मैं बताऊंगा क्यों बोला जाता है। यस, हाँ, और एक चीज ध्यान रखो कि जो K1 की वैल्यू होगी वो सबसे ज्यादा होगी, फिर K2 आता है, फिर K3 आता है और फिर K4 आता है ना। बहुत बढ़िया, ये इक्विलिब्रियम में आता है ना, इक्विलिब्रियम का पार्ट है ये। वो फिर कॉमन आयन इफेक्ट और वो सारा सब कुछ लगने लगता है, तो छोड़ो उसको अभी के लिए, है ना। ये चीज ध्यान में रखना है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है के फॉर्मेशन। KF जिसको मैं कह सकता हूं, इसको स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी बोला जाता है। सर क्यों कहते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट? मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, KF का वैल्यू जितना ज्यादा होगा आपका जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स है वो उतना ही ज्यादा होगा? बोलो ना, क्या मैं ये बात कह सकता हूं क्या? क्या मैं ये वाली चीज कह सकता हूं क्या? अरे बोलो ना, क्या मैं ये चीज कह सकता हूं क्या? क्या मैं ये चीज कह सकता हूं क्या? सर बिल्कुल कह सकते हो। कैसे? आपका ये फॉर्मेशन कांस्टेंट का वैल्यू जितना ज्यादा, देखो फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू यहां से अगर मैं लिखूं, क्या बनेगा? फॉर्मेशन कांस्टेंट का एक्सप्रेशन बनेगा ML4 की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय M इंटू लिगेंड की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 4, यही होगा। अब भाई ये वैल्यू जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है उसकी कॉन्सेंट्रेशन उतनी ज्यादा है। अरे बोलो, अगर आपका फॉर्मेशन कांस्टेंट जितना ज्यादा, इसका मतलब यह है कि आपका जो ये कॉम्प्लेक्स है इसकी कॉन्सेंट्रेशन उतनी ज्यादा है। और मेरे भाई कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब वो ज्यादा बना होगा, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा प्रोसीड करी होगी, आपका जो लिगेंड आपका जो कॉम्प्लेक्स होगा वो ज्यादा स्टेबल रहा होगा। बोलो,
सही कह रहा हूं, है ना। तो एक चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि फॉर्मेशन कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा, आपका जो कॉम्प्लेक्स है उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। डन। अच्छा, वहीं पर अगर मान लो आप लिख दो 1/β4, इसको बोला जाता है इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट। उल्टा, है ना, ये जस्ट ऑपोजिट है। 1/β4 इसको क्या कहा जाता है? अनस्टेबिलिटी कांस्टेंट, है ना। सिंपल सी चीज है। यहां तक नोट करो, फिर मैं आगे समझाता हूं आपको। यहां तक नोट करो, फिर मैं आगे समझाता हूं, और अगर नोट कर लिया हो तो डन लिख देना, फिर हम लोग आगे चलेंगे। यस, फटाफट। हाँ जी, फटाफट कर दो। हो गया। इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट कह सकते हो, या फिर इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कह सकते हो, है ना। डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कह सकते हो, ठीक है। और इसको 1/k फॉर्मेशन भी लिख सकते हो। भाई 1/k फॉर्मेशन इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, है ना। इसका जस्ट ऑपोजिट होने का मतलब डिसोसिएट हो रहा है ना। जस्ट ऑपोजिट होने का मतलब डिसोसिएट हो रहा है। बहुत बढ़िया सर। तो अब देखिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी होती है ना, किसी भी कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी होती है दादा, उसको दो तरह से आप एक्सप्रेस कर सकते हो, है ना। स्टेबिलिटी जो होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स की, उसको दो तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है। एक होती है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। एक क्या होता है? थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। यस। और दूसरी स्टेबिलिटी होती है काइनेटिक स्टेबिलिटी। दूसरी स्टेबिलिटी होती है काइनेटिक स्टेबिलिटी, है ना। काइनेटिक स्टेबिलिटी की बात हम लोग नहीं करते हैं, इसमें लाइबल अनलाइबल मतलब वो सारी चीजें आती है, नॉन लाइबल, वो हमें नहीं पढ़ना होता है। हमें पढ़ना होता है सिर्फ क्या? थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, है ना। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का मतलब वही है जो मैंने अभी समझाया है, कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए हायर द वैल्यू ऑफ के एफ, हायर इज द स्टेबिलिटी, है ना। हायर इज द स्टेबिलिटी, हायर इज द स्टेबिलिटी। ये एक रीजन है ना। ये एक रीजन है किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को बताने का, है ना। किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को डिफाइन करने का एक तरीका यह है कि हम लोग केएफ की वैल्यू देख के बता सकते हैं, और वो जो स्टेबिलिटी होगी उसको आप थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में कंसीडर करोगे। ये जो काइनेटिक स्टेबिलिटी है इसकी बात हम लोग नहीं करते। डन। ऑल राइट, ठीक है सर। अब देखो एक चीज और, ये जो रिएक्शन हम लोगों ने लिखी थी ना अभी, M+L, अब थर्मोडायनेमिक्स पे आ जाओ। अब मैं आपको थोड़ा सा ले चलूंगा थर्मोडायनेमिक्स पे, है ना। आप बोलोगे सर मतलब क्या क्या पढ़ाओगे? इनऑर्गेनिक में आपने इक्विलिब्रियम तो घुसा दिया, यस। अच्छा एक चीज और बताओ, इनको K1 K2 K3 K4 इसको स्टेप वाइज ऐसे बोल सकता हूं क्या? K1 K2 K3 K4 इनको स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट बोला जा सकता है क्या? बोलो ना, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट कहा जा सकता है क्या? बोलियो बे, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट कह सकते हो दादा? हाँ ना बोलना यार। अरे भाई देख, ये है ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट KF, और ये है एक एक स्टेप के फॉर्मेशन कांस्टेंट, तो इसको स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट भी कहा जा सकता है। कहीं ऐसा लिखा हो तो घबराना मत आप लोग। हाँ, तो हमने अभी इक्विलिब्रियम घुसा दिया। अब इनऑर्गेनिक में हम लोग और क्या घुसाने वाले हैं? और घुसाएंगे अब थर्मोडायनेमिक्स। आओ जी, ये जो रिएक्शन है आप देखो, इसकी स्टेबिलिटी कब ज्यादा होगी? जब ये रिएक्शन कैसी होगी? सर ये रिएक्शन होनी चाहिए स्पॉन्टेनियस। बोलो बोलो, ये रिएक्शन कैसी होनी चाहिए? स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए सर। सर स्पॉन्टेनियस होगी मतलब अपने आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, अपने आप होगी। अपने आप होगी मतलब ये जो अपना कॉम्प्लेक्स है ज्यादा स्टेबल है, तभी रिएक्शन अपने आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है ना। अब रिएक्शन का जो फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है, वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाती है? जब डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव हो। याद है तुम्हें? फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, अरे बोलो ना, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना जरूरी है। बोलो, डेल्टा जी कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना जरूरी है। अच्छा अब देखो सर, डेल्टा जी नेगेटिव होने के पीछे
कौन सी कंडीशन होगी? हमने पढ़ा है सर डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है डेल एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल एच माइनस टी डेल्टा एस। यस, बहुत बढ़िया सर। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए? डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए। आप सोच के देखो, डेल्टा जी नेगेटिव क्या तब हो सकता है जब आपका डेल्टा एच नेगेटिव हो और आपका डेल्टा एस पॉजिटिव हो। बताओ देखें, ये सही लिखा है क्या मैंने? है ना? अगर ऐसा हुआ तो ये जो डेल्टा जी होगा ये अपने आप ही नेगेटिव हो जाएगा, रिएक्शन अपने आप ही स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। जल्दी बोलना पड़ेगा, यस जल्दी बोलना पड़ेगा। वो मेरा जो गला है ना अभी रात वाले, उससे शौक से अभी तक उबरा नहीं है ना? आओ डन, बहुत बढ़िया सर, यहां तक सब समझ में आ गया सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अब मुझे एक बात बताओ, इस रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव कब होगा? ये चीज तुमने बता दी। इस रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव कब होगा? इस रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा एच नेगेटिव। और जितना ज्यादा नेगेटिव हो उतना अच्छा है ना? डेल्टा एच नेगेटिव जितना ज्यादा हो उतना बढ़िया है, उतना बढ़िया है ना? जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज हो उतना बढ़िया है। अब एक चीज सोच के देखो, इसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। अब मुझे एक बात बताइए, एनर्जी रिलीज कब होती है ज्यादा? है ना? एनर्जी ज्यादा कब रिलीज होती है? देखो, जब भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सुनो मेरी बात, जब जब एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तब तब ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। सही कह रहा हूं मैं भाई? अगर मान लो कोई वीक बॉन्ड बन रहा है ना, तो वीक बॉन्ड बनने में एनर्जी रिलीज नहीं होती इतनी। जितना ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनेगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करी। याद करो वो वीबीटी में आप लोगों ने ग्राफ बनाया था, हम लोगों ने ना, आपने नहीं हमने बनाया था। वो जो ग्राफ है, जैसे जैसे एटम्स नजदीक आ रहे थे एनर्जी डिक्रीज कर रहा था, और जहां बॉन्ड बन रहा था वहां मिनिमम एनर्जी थी। यस, तो जब एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तब हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। इसका मतलब यह हुआ मेटल और लिगेंड के बीच, मेटल और लिगेंड के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तब तब आपका डेल्टा एच मोर नेगेटिव होगा। क्या इस बात से सारे लोग इत्तेफाक रखते हो? यस, क्या इस बात से सारे लोग इत्तेफाक रखते हो कि जब जब मेटल और लिगेंड के बीच इंटरेक्शन जबरदस्त होगा, बहुत शानदार इंटरेक्शन होगा, तब तब उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी? यस, और ये इंटरेक्शन जोरदार कब होगा? इसके बहुत सारे तरीके बताए थे आपको। सर पहला तरीका यह था कि आपका जो लिगेंड का स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होना चाहिए। लिगेंड जो है ना वो जोरदार होना चाहिए, हमारा स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड ज्यादा होना चाहिए, है ना? लिगेंड की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी, उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन की एबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है सर। और क्या था कि जो साइज ऑफ मेटल है हमारी, है ना, साइज ऑफ मेटल है उसका छोटा होना चाहिए। जितनी छोटी साइज होती है बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग फॉर्म होता है। यस, और क्या था सर, हमारा जो जेड इफेक्टिव है वो भी ज्यादा होना चाहिए, है ना? सेंट्रल मेटल का जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा सर, उसकी टेंडेंसी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करने की उतनी ही ज्यादा होगी। इन शॉर्ट मैं ऐसा कह सकता हूं, ये सब अगर है इसका मतलब डेल्टा ज्यादा होना चाहिए। स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होना चाहिए? अगर ये सब कुछ है इसका मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी ज्यादा है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है। क्या ये बात सही है? क्या बोलो? यस, क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? बोलो, है ना? तो आप ये कह दो कि भाई डेल्टा एच नेगेटिव कब ज्यादा होगा? जब इनमें से ये वाले फैक्टर्स जो हैं वो ज्यादा हो, है ना? तब तब डेल्टा एच नेगेटिव होगा। और तब तब डेल्टा एच नेगेटिव होगा जब जब हमारा जो रिएक्शन होगा उसके स्पॉन्टेनियस होने के चांसेस ज्यादा हैं। स्पॉन्टेनियस होने का मतलब है आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल है। इसी वजह से आप लोग कई जगह ऐसा लिखा हुआ भी देखते हो, है ना? इसी वजह से आप लोग कई जगह ऐसा लिखा हुआ भी देखते हो कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा, या फिर स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। है ना? मेरी बात समझ रहे हो क्या? यस, तो ये इनडायरेक्टली हमने इस तरह से रिलेट किया है। देखो कितना
कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है, मतलब कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट समझ में आता है बेटा। केएफ का वैल्यू आपको ऐसे नहीं पता लगेगा, है ना, केएफ का वैल्यू आपको ऐसे नहीं पता लगेगा। यस, ये पहला इफेक्ट समझाया मैंने किसका, डेल्टा एच का, कि डेल्टा एच नेगेटिव होगा मतलब ये चीजें होंगी। डन बेटा, अगर समझ में आ गया तो थम्स अप करना, नोट कर लिया है तो डन लिखना, आगे समझाऊंगा डेल्टा एस का इफेक्ट। डेल्टा एस का इफेक्ट बताइए फटाफट, नोट कर लिया हो तो डन लिखना, और अगर समझ में आ गया तो थम्स अप करना, आगे चलते हैं फिर। बताओ, यस क्लियर है ना, पक्का पक्का पक्का, डन। और देखो अब समझना, अब मैं तुम्हें डेल्टा एस में नहलाता हूं, है ना, एंट्रोपी में, एकदम जबरदस्त मजा आएगा। तुम कहोगे सर क्या मतलब, थर्मोडायनेमिक्स हमारा रिवाइज हो गया सर। आइए भाई, डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, अभी हमने कहा डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए, डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है साहब, डेल्टा एच नेगेटिव कब कब होगा, जब जब ये होगा। सर डेल्टा एस पॉजिटिव कब होगा, आइए, डेल्टा एस पॉजिटिव होने का मतलब है सर एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है। क्या हो रहा है सर, एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है। समझना मेरी बात को, अब तो मेरी बात को समझना, एंट्रोपी कब कब इंक्रीज करेगा, एंट्रोपी कब कब इंक्रीज करेगा। एक बहुत ही शानदार एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो समझा दूं। आओ, एक आपके पास कॉम्प्लेक्स है MH2O6 2+, है ना, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है। ठीक, इसने क्या किया, या NH3 ले लो, एक ही बात है, कोई ले लो तुम्हारी श्रद्धा है, NH3 ले लेते हैं चलो, 2+, है ना। आपने क्या किया, इसकी रिएक्शन इथाइलिन डायमीन के साथ करवाई, इथाइलिन डायमाइन। ठीक है, मुझे बताइए इथाइलिन डायमाइन जो होता है, इथाइलिन डायमाइन जो होता है वो बाइडेंटेड लिगेंड है, इसकी डेंसिटी कितनी होती है 2, और इसकी डेंसिटी है 1। तो अगर एक इथाइलिन डायमाइन अंदर घुसेगा, इसका मतलब 2 NH3 बाहर आएंगे क्या, इधर NH3 4 रह जाएगा, एक इथाइलिन डायमाइन अंदर घुस जाएगा, बोलो, और यहां 2+ लग गया, और प्लस 2 NH3 बाहर आ गए। बताओ 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 बताओ, सही कह रहा हूं क्या, यस। अब एक बात बताओ, अरे मुन्ना एक बात बता, रिएक्टेंट साइड टोटल कितने पार्टिकल्स हैं, रिएक्टेंट साइड है 2 पार्टिकल्स, हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो, और प्रोडक्ट साइड कितने पार्टिकल हैं, 1 + 2 3 पार्टिकल्स हैं। अब मुझे बताइए, जब जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं, है ना, जब जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं, क्या तब तब एंट्रोपी बढ़ती है क्या, अरे बोलो ना, क्या तब तब एंट्रोपी बढ़ती है क्या। नंबर ऑफ, हम लोग कहते थे रैंडमनेस, एंट्रोपी बढ़ने का मतलब रैंडमनेस बढ़ना, और रैंडमनेस कब बढ़ेगी, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे, ज्यादा पार्टिकल है ज्यादा रैंडमनेस है, बोलो, है ना। आप ऐसे तो लिखते थे, आपने एंट्रोपी पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में, आपसे अगर कोई पूछे H2 और 2H, बताओ किस तरफ एंट्रोपी ज्यादा है, आप बोलोगे सर इधर 1 पार्टिकल है, इधर 2 पार्टिकल है, इस तरफ एंट्रोपी ज्यादा है। यस, मान लो ऐसे आप रिएक्शन पढ़ते थे, N2 + 3H2 gives 2 NH3, किस तरफ एंट्रोपी ज्यादा है, आप बोलोगे सर इधर 4 पार्टिकल है, इधर 2 पार्टिकल है, इधर एंट्रोपी ज्यादा है, मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर एंट्रोपी कम हो रही है, इधर बैकवर्ड आने पर एंट्रोपी बढ़ रही है ना, ऐसे तो बोलते थे। तो सर एंट्रोपी बढ़ गया सर, इधर से इधर आए तो एंट्रोपी इंक्रीज करा, सर डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और डेल्टा एस पॉजिटिव है, डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब डेल्टा जी नेगेटिव, और डेल्टा जी नेगेटिव है, इसका मतलब हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। बोलो, डन डनाडन, समझ में आ गई क्या मेरी बात, क्या ये बात सही है। अब यहां से एक चीज और देखो सर, यहां देखो, आपने इथाइलिन डायमाइन लिया है, इसका मतलब ये जो इथाइलिन डायमाइन होगा वो क्या करेगा, एक रिंग का फॉर्मेशन कर लेगा, है ना। ये तो बाकी NH3 है, बाकी तो ये लिगेंड है, और सर एक रिंग बन गया, है ना, क्या बन गया सर, एक चिलेट बन गया, है ना, 1 चिलेट रिंग बन गया। मेरी बात तुम तो समझ गए हो, एक चिलेट रिंग बन गया। इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें चिलेट रिंग प्रेजेंट होता है, वो कॉम्प्लेक्सेस ज्यादा स्टेबल होते हैं। उसका रीजन ये है कि जब जब चिलेट आएगा तब तब हमारा जो एंट्रोपी होगा वो इंक्रीज करेगा, एंड एंट्रोपी इंक्रीज फेवर्स द स्टेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स।
है कि नहीं जबरदस्त कॉन्सेप्ट, बताओ। अब मान लो कोई ये कहे सर मैं तो 2 इथाइलिन डायमाइन लाना चाहता हूं, मैंने कहा ला दे, 2 ले आ, तू टेंशन क्यों ले रहा है। तो किसी ने क्या किया, यही कॉम्प्लेक्स था और इसकी रिएक्शन 2 इथाइलिन डायमाइन के साथ करवा दी। भाई 2 के साथ करवाओगे तो आज 4 अमोनिया जो है वो यहां से बाहर चले जाएंगे, है ना, 4 अमोनिया टाटा बाय बाय हो जाएंगे, प्लस 4NH3। सही कह रहा हूं। देखो सर इधर आज 3 पार्टिकल्स थे, कितने हैं सर, 2 और 1, 3 पार्टिकल्स थे। कितने पार्टिकल्स हैं, 3 पार्टिकल्स। सर इस साइड कितने हैं, 1 और 4, 5 पार्टिकल है। सर मजा आ गया सर, क्या बात कर रहे हो सर, एंट्रोपी बढ़ गई सर, और एंट्रोपी बढ़ रही है। इस केस में कितनी चिलेट रिंग बन रही है बताइए, 2 चिलेट रिंग बन रही है। कितनी चिलेट रिंग्स बन रही है, 2 चिलेट रिंग्स बन रही है। यस, स्टेबिलिटी और बढ़ गई है, बहुत बढ़िया। सर एक बार और हटाना जरा आप, है ना सर, इसको 3 वो ले आओ, NH3 2 प्लस और 3 इथाइलिन डायमाइन ले आया मैं। जब 3 इथाइलिन डायमाइन लाया हूं तो M आज सारे के सारे EN जो है वो अंदर आ गए और पूरा का पूरा जो बेचारा NH3 था वो बाहर चला गया, है ना, ये देखो NH3 बाहर चला गया। अब यहां देखो कितने पार्टिकल्स थे रिएक्टेंट साइड, सर यहां थे 4 पार्टिकल्स, है ना सर, इधर कितने हो गए, 6 और 1 7 पार्टिकल्स। कितने हो गए, 7 पार्टिकल्स। तो अब मुझे बताओ यहां पर कितनी चिलेट रिंग बनेगी, सर यहां 3 चिलेट रिंग्स बन जाएंगी। बताओ कितनी चिलेट रिंग्स बन जाएगी, 3 चिलेट रिंग्स बन जाएगी। मेरी बात तुम्हें समझ में आई, यस यस यस। अब मुझे एक चीज बताओ, कहां पर सबसे ज्यादा एंट्रोपी बढ़ी है। भाई देखो 2 से 3 जाने पे भी एंट्रोपी बढ़ी है, 3 से 5 इधर भी एंट्रोपी बढ़ रही है, 4 से 7 इधर भी एंट्रोपी बढ़ रही है। सबसे ज्यादा एंट्रोपी कौन से वाले केस में बढ़ी है। अगर मैं इसको नंबर 1 दे देता हूं, इसको मैं नंबर 2 दे देता हूं, इसको नंबर 3 देता हूं, बताओ एंट्रोपी सबसे ज्यादा कौन से केस में बढ़ी है, जल्दी बताओ। एंट्रोपी कौन से ज्यादा, सबसे ज्यादा कौन से केस में बढ़ी है, जल्दी बोलिए। एंट्रोपी सबसे ज्यादा कौन से केस में बढ़ी। और अगर मान लो मैं एक और एग्जांपल ले लूं ना, इसमें एक और एग्जांपल ले लूं, चलो चौथा ही ले ही रहो तुम, एकदम जोरदार तुम्हें हर चीज बताई देते हैं, आज समझ ही आ जाएगी। ये आपका कॉम्प्लेक्स था और इसकी रिएक्शन आपने करवाई है EDTA4- के साथ। तो देखो क्या बनेगा सर, EDTA4- के साथ रिएक्ट करेगा M EDTA, है ना, यह आ जाएगा 2- प्लस 6NH3 बाहर चला जाएगा, है ना सर, 6 का 6NH3 बाहर चला गया। आप देखो इधर कितने पार्टिकल्स हैं, सर इधर 2 ही पार्टिकल्स हैं, यस। और सर इधर कितने पार्टिकल्स हो गए, इधर सर 6 और 1 7 पार्टिकल्स हो गए। इसमें मुझे बताओ कितनी रिंग बनेगी, इसमें कितनी रिंग बनेगी, है भाई, इसमें कितनी, EDTA कितना बनाता है, हेक्साडेंटेट होता है, 5 रिंग बनाता है ना, 5 रिंग्स बनती हैं इसमें, है ना, 5 चिलेट रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो अब देखो हमने कहा कि सर जब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं ना, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं, यस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं तो एंट्रोपी बढ़ती है। इधर कितने पार्टिकल बढ़े, 2 से 3 हो गए, तो पार्टिकल में चेंज कितना आया है, कितना चेंज आया है पार्टिकल्स में, सर यहां चेंज आया है 1 का, 1 पार्टिकल ज्यादा हुआ है ना, 3 - 2। सर यहां पर कितने पार्टिकल्स में चेंज आया है, 2 पार्टिकल में चेंज आया है। सर यहां पर कितने पार्टिकल्स का चेंज आया, 3 पार्टिकल का चेंज आया है। सर यहां पर कितने पार्टिकल का चेंज आया, देखो 7 और 2 5 पार्टिकल का चेंज आया है ना। तो सर जितने ज्यादा पार्टिकल्स का चेंज, एंट्रोपी उतनी ज्यादा बढ़ेगी, एंट्रोपी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। इसका मतलब अगर मैं चेंज इन एंट्रोपी की बात करूं, है ना, अगली वाली स्लाइड पे लिख दूं क्या, अगर मैं चेंज इन एंट्रोपी की बात करूं तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी चेंज इस केस में होगा, यस, सबसे ज्यादा एंट्रोपी चेंज इस वाले केस में होगा। मेरे हिसाब से कहानी आपको क्लियर है, बताइए, मेरे हिसाब से कहानी आपको क्लियर है, यस 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 यस। नोट कर लीजिए, इतना नोट हो गया तो मुझे बताओ, इतना नोट हो गया तो मुझे बताओ, यस, इतना नोट हो गया तो मुझे बताओ, है ना, इतना नोट हो गया तो मुझे बताओ। तो अगर मान लो ये जो कॉम्प्लेक्स है आपका, इसको मैं नंबर देता हूं 1, इस कॉम्प्लेक्स को नंबर देता हूं 2, इसको नंबर देता हूं 3, इसको नंबर देता हूं 4, इसको नंबर देता हूं 5, है ना। तो सर एंट्रोपी चेंज सबसे ज्यादा 4th वाली रिएक्शन में हुआ है ना। एंट्रोपी चेंज की अगर मैं बात करूं, है ना सर, एंट्रोपी चेंज की अगर मैं बात करूं,
चेंज इन एंट्रोपी सबसे ज्यादा किस में हुआ है सर? चेंज इन एंट्रोपी जो डेल्टा एस का वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है सर 4 वाले में, फिर है सर 3 वाले में, फिर है सर सेकंड वाले में, और फिर है सर फर्स्ट वाले में। चेंज इन एंट्रोपी का मतलब, चेंज इन एंट्रोपी का मतलब, चेंज इन एंट्रोपी का मतलब है कब ज्यादा होगी चेंज इन एंट्रोपी? जब डेल्टा एन का वैल्यू ज्यादा हो, है ना, जहां पर चेंज इन नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है। तो सर अगर आपसे स्टेबिलिटी पूछी जाए, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, ये जो आपके सामने 5 कॉम्प्लेक्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो फटाक से। हाँ, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो फटाफट से, जल्दी बोलो, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो फटाफट से। क्या होगा ऑर्डर? क्या होगा ऑर्डर? 1 2 3 4 5 में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ फटाफट। 1 2 3 4 5 में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ फटाफट। बस बस, है ना, बस तुम्हें समझ में आ ही गया, खत्म। 5 की सबसे ज्यादा, फिर आएगा सर 4, फिर आएगा 2 3, फिर आएगा 2 और फिर आएगा 1। लो जी, ये हो गया ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, है ना, ये हो गया ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, है ना। तो यहां से हमें समझ में यह आता है कि जो स्टेबिलिटी होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स की, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स जो होगी वो एक और फैक्टर पे डिपेंड करेगी, वो है नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स। वो क्या है? नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स। ये चीज आप लोगों ने डायरेक्ट सुनी होगी ऐसे कि जितनी ज्यादा चिलेट प्रेजेंट है आपका जो कॉम्प्लेक्स होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन हो सकता है आपने इस तरह से नहीं सुना होगा, हो सकता है आपने इस तरह से नहीं सुना होगा। थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, सब कुछ एक कॉन्सेप्ट में कैसे लगाएं और कैसे एक्चुअल रीजन तक पहुंचे कि एक्चुअली क्या है ना, एक्चुअली क्या है रीजन, वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। तो यहां से आप, ये तो मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया आपको, है ना। 5 कहां से आया? ए मेरे भाई देख, मेरी आंखों से देख, ये रहा 5 नंबर, ये रहा 4 नंबर, ये 3 नंबर, ये 2 नंबर, ये 1 नंबर। इसमें कोई भी रिंग नहीं है, इसमें 1 चिलेट है, इसमें 2 चिलेट है, इसमें 3 चिलेट है, इसमें 4 चिलेट है। तो जैसे जैसे चिलेट रिंग्स बढ़ती हैं वैसे वैसे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ती है। आज के बाद ये ध्यान रखोगे आप, ठीक है। लेकिन बहुत बार बच्चे विश्वास नहीं करते सर कैसे बढ़ती है, तो ये सारा सब कुछ कहानी मैंने आपको डिटेल में मैं चाहता तो डायरेक्ट ये भी लिखवा सकता था, है ना, मैं चाहता तो डायरेक्ट ये भी लिखवा सकता था, लेकिन वो फील नहीं आती तुम्हें। अब ये चीज पढ़ने के बाद किसी और को पढ़ाओगे ना, तो मतलब तुम ऐसा लगेगा सामने वाला कि यार बड़ा ज्ञानी आदमी है, मतलब वो तुमसे 3 बार जरूर पूछेगा भाई तूने कहां से पढ़ाई। ये मेरी गारंटी है, इस तरह से समझाना। यस, क्लियर हो गया यहां से। तो अब स्टेबिलिटी के जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, स्टेबिलिटी के जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए हैं। अब मैं जब फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी लिखूंगा, जब मैं फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी लिखूंगा ना, तब तुम्हें हर कॉन्सेप्ट का पहले से ही पता होगा। बता दो, इसमें बताओ देखें क्या होगा ऑर्डर। हाँ जी, इसमें बताओ देखें क्या होगा, है ना, बताओ देखें क्या होगा। यस, डन, बोलो बोलो बोलो, है ना। इसको ना, इसको बोला जाता है चिलेट इफेक्ट भी बोला जाता है कई जगह ना। क्या बोला जाता है इसको? चिलेट इफेक्ट, या फिर इसको एंट्रोपिक इफेक्ट भी बोला जाता है ना। इसमें नाम लिख लेना, कहीं पर अगर ऐसे लिखा हुआ हो ना चिलेट इफेक्ट या फिर एंट्रोपिक इफेक्ट की वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो तब तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि चिलेट इफेक्ट का मतलब यही है कि ज्यादा रिंग ज्यादा स्टेबिलिटी। एंट्रोपिक इफेक्ट मतलब जब चिलेट बढ़ती है एंट्रोपी बढ़ती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है ना। तो ये चीज भी आप लोग वहां लिख लेना कि इसको चिलेट इफेक्ट या फिर एंट्रोपिक इफेक्ट बोला जाता है। आइए, हाँ, तो देखो साइज ऑफ सेंट्रल मेटल की अगर मैं बात करूं तो ये तो सीधी सी बात है, साइज ऑफ सेंट्रल मेटल, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मेटल, है ना। लेकिन ध्यान रखना, साइज ऑफ मेटल, ये चीज ध्यान में रखना, ये किसके लिए है? ये 3D सीरीज के लिए लिख रहा हूं मैं, है ना। ये किसके लिए लिख रहा हूं? एक सीरीज में बात हो रही है ये, है ना। ये किसकी बात हो रही है? एक सीरीज की, है ना, इन अ सीरीज। किसकी बात हो रही है? सिर्फ एक सीरीज की। कि मान लो 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो अगर कोई पूछे आपसे कि बताओ साइज ऑफ मेटल पे क्या फर्क पड़ेगा, तो जितनी मेटल की साइज छोटी होगी स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो अगर मैं आपके सामने लिखूं ना 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं,
देखो 3D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? जैसे मैंने लिख दिया, टाइटेनियम से स्टार्ट करता हूं मैं, है ना, वेनेडियम, क्रोमियम, Mn, Fe, Cu, Ni, Cu, Zn, यस, Cu, Zn, यस। बताइए, अगर कोई आपसे पूछे जल्दी से बताओ इसमें साइज का ऑर्डर लिख दो, या फिर कॉम्प्लेक्स बनाने की स्टेबिलिटी, ये जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो बताइए, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो किसका कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा? बताओ किसका कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा? हाँ, किसका कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा? जल्दी बताओ, किसका कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा? हाँ सर, दिख ही रहा है। सुनो, तुम विवाह कर लो मुझसे, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो सर, साइज ना छोटी होती जा रही है सर, साइज छोटी होती जा रही है, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, 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 लेकिन कम हो जाएगी। यहां जाके ध्यान रखना वे, ओह यहां ध्यान रख लियो, Cu2+ होता है ना, Zn2+ से ज्यादा होता है। हाँ, वो बताया तो था 3D सीरीज में। 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाते हो जाते हो जाते हो जाते हो, साइज डिक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी, लास्ट में जाके इंक्रीज कर जाती है। याद आया क्या? अरे बोलो ना, याद आया क्या? क्योंकि डी में, जिंक में डी इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ जाते हैं, जेड इफेक्टिव को ओवरकम कर देता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। वो अरे वो ग्राफ ऐसे ही तो आता था 3D सीरीज में, साइज वाला ग्राफ, नीचे आता आते आते एकदम से ऊपर चला जाता था, हल्का सा ऊपर होता था, वो जिंक के लिए हल्का सा ऊपर होता था, है ना। बस ये इफेक्ट है, याद आ गया, है ना। ये +2 कॉम्प्लेक्सेस बनाने की, मतलब स्टेबिलिटी की सीरीज कह दो या फिर साइज का ऑर्डर कह दो, एक ही बात है। ये दिया था इरविंग विलियमसन ने, है ना। इसको इरविंग विलियमसन सीरीज भी बोला जाता है, कुछ लोग इरविंग विलियमसन सीरीज भी कहते हैं, है ना। तो वो उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें तो ये मतलब होना चाहिए कि साइज ऑफ मेटल जितनी छोटी होगी, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा होगा, है ना। बहुत आसान है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं सर। दूसरा फैक्टर, चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल, बिल्कुल सही बात है। मैं ऐसा कह सकता हूं, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल। अरे बोलो दादा, एकदम पूरा 100% इधर ध्यान रखना, इधर उधर ध्यान भंग मत होने देना, है ना। तपस्या में ध्यान भंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। इतनी बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो आप लोग, है ना। ये बात सही है। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा सेंट्रल मेटल का, लिगेंड को अपनी तरफ बुलाने की, अपने पास बुलाने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा, लिगेंड खिंचा चला आएगा उसकी तरफ, है ना। बोले मुझे तो सला बॉन्ड बनाना ही है ना। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट करता है ना। और केमिस्ट्री में प्लस और माइनस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बाकी दैनिक जीवन में कुछ भी हो सकता है, आजकल तो प्लस प्लस माइनस माइनस भी अट्रैक्ट करने लगे हैं। आइए आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं तीसरा फैक्टर, और तीसरा फैक्टर है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। कौन सा तीसरा फैक्टर है? स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। तो सर आ जाओ, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, है ना। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, है ना। जितना ज्यादा लिगेंड का स्ट्रेंथ होगा सर, आपका जो डेल्टा का वैल्यू है वो उतना ही ज्यादा होगा, है ना। स्प्लिटिंग उतनी ज्यादा करेगा, स्प्लिटिंग उतनी ज्यादा करेगा, और जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा, हमने अभी बात करी डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव है, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। डन, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यस, ये वाला फैक्टर भी हमें समझ में आ गया सर, तीसरा फैक्टर भी। और देखते हैं चौथा फैक्टर, ये लो, ये चौथा फैक्टर आ गया, प्रेजेंस ऑफ चिलेट रिगेंड्स, है ना। ये आ गया एंट्रोपिक इफेक्ट। दादा ये आ गया कौन सा? एंट्रोपिक इफेक्ट। कोई कह रहा है सर कहना क्या चाहते हो? मैं जो कहना चाह रहा हूं समझ गए हो तुम, इतने भोले ना तुम हो ना भोला मैं हूं, है ना। हाँ आ जाओ, प्रेजेंस ऑफ चिलेट रिंग्स, ये हो जाएगा सर स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नहीं भाई, देखो अट्रैक्शन किसी के बीच भी हो सकता है, मैं किसी अट्रैक्शन के कोई खिलाफ नहीं हूं, पहले ही बोल देता हूं, नहीं तो आजकल भरोसा नहीं भाई, दुनिया आपको कहां कटघरे में खड़ा कर दे। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेजेंस ऑफ चिलेट रिंग्स, है ना। कोई भी हो, अट्रैक्शन होना जरूरी है। दो लोगों को अगर साथ चलना है ना, दो लोगों को अगर साथ चलना है तो भैया अट्रैक्शन होना जरूरी है, जीवन तभी अच्छे से चल सकता है। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखें आप लोग। चलिए
ठीक है, नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स, नंबर लिख दो, या प्रेजेंस मत लिखो, नंबर लिख दो, है ना, नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स, ये सही है। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स। ठीक है, अच्छा सर, और सर एक ये वाला पॉइंट भी तो डाल ही दो ना, ये वाला पॉइंट भी तो डाल ही दो, फॉर्मेशन कांस्टेंट के एफ, बिल्कुल सही है, ये तो हमने अभी बात करी थी, है ना। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉर्मेशन कांस्टेंट, है ना। के एफ जितना ज्यादा होगा ऑब्वियस है, उसमें सारे फैक्टर कंसिडर हो जाते हैं, है ना। कई बार क्या होता है ना, दो अलग अलग केएफ दे देते हैं आपको, एक ही मतलब आपको क्या करेगा, 3-4 केएफ दे देंगे और बोलेगा बताओ कि इसमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है, तो जिसका केएफ तुम्हें ज्यादा दिखे इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा स्टेबल है, अगर कोई और फैक्टर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो, है ना। और सबसे लास्ट में आता है जेड इफेक्टिव ऑफ सेंट्रल मेटल, है ना। तो ये बात भी हो गई है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्ट, है ना, ऑफ सेंटर। जेड इफेक्ट किसकी निकाल रहे हैं हम लोग, ऑफ सेंट्रल मेटल, है ना। ये जेड इफेक्ट किसका, सेंट्रल मेटल, है ना। जेड इफेक्ट किसका, सेंट्रल मेटल, है ना। तो देखो ये मैं आपको चीज बता ही चुका हूं कि अगर एक सीरीज की बात करते हो 3D 4D और 5D सीरीज, जैसे जैसे आप नीचे जाते हो जेड इफेक्ट की वैल्यू बढ़ती है ना। तो 5D 4D और 3D ये ऑर्डर होता है किसका, जेड इफेक्ट का, है ना। जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्या ये बात सही है, बोलिए क्या ये बात सही है, कोई दिक्कत। ये थोड़ा सा मैं फास्ट हो गया हूं अब, क्योंकि मैं सारे फैक्टर आपको बड़े आराम से समझा चुका हूं, है ना। सारे फैक्टर मैंने आपको पहले समझा दिए, अब थोड़ा सा स्पीडली हमने लिख लिया, लिखना ही तो था, समझ तो हमने पहले ही लिया, लिखने में क्या दिक्कत है। यस, अब देखो कई बार ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं साइज और जेड इफेक्ट में। अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखवाया था, थोड़ी देर पहले मैंने लिखवाया था कि साइज जितनी छोटी होगी, साइज जितनी छोटी होगी वो कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां पर लोग बोलते हैं कि सर 5D की तो साइज बड़ी है ना, 5D की साइज बड़ी है, साइज बड़ी होगी 3D के कंपैरिजन में, तो ये तो कम स्टेबल होना चाहिए। नहीं, इसीलिए मैंने लिखा था साइज वाला फैक्टर आपको कहां देखना है, सीरीज में देखना है। साइज वाला फैक्टर आपको कहां देखना है, सीरीज में देखना है। ये वाला जो फैक्टर है कहां देखना है, एक ग्रुप में देखना है ना। ये वाला फैक्टर कहां देखना है, ग्रुप में देखना है। समझ गए ना बात को। ऐसा ना कह देना सर 5D वालों की साइज बड़ी है तो स्टेबिलिटी कम होगी, यहां साइज वाला फैक्टर नहीं लग रहा, यहां कौन सा लग रहा है, जेड इफेक्ट वाला लग रहा है। तो साइज कहां देखनी है, साइज देखनी है पीरियड में, है ना। साइज कहां देखनी है, पीरियड में देखनी है। और अगर मान लो एलिमेंट ग्रुप के हो तो उसमें देखना है जेड इफेक्ट। यस, समझ में आ गई मेरी बात, अरे बोलो यस यस। कोई कह रहा था सर तीसरा नंबर आया ही नहीं, ये ले, ये मुन्ना देख, कौन था भाई, इतना बड़ा इल्जाम लगाने वाला इंसान कौन है, हाँ इतना बड़ा इल्जाम लगाने वाला इंसान देख, तीसरा फैक्टर ये रहा। बताओ, तीसरा आ तो गया, है ना। अब आ जाओ, कुछ क्वेश्चंस करते हैं जल्दी से। आपको हर क्वेश्चन में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है ना, फटाफट बता दो। हाँ जी फटाफट बता दो, आपके सामने है। यस, इस पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरह के आते हैं वो मैंने आपके सामने लिख दी है। फटाफट बताओ कौन सा कॉम्प्लेक्स किस तरह से स्टेबल होगा, जल्दी बोल दो। अब टाइम मत लगाओ बस। हाँ जी फटाफट बताते जाओ, चारों में बता दो, खुद से करना है, चारों में बताओ, खुद से करना है, चारों में बताओ, खुद से करना है, जल्दी बोलो। हो गया सर, देखो आओ, यहां K4 एफिशिएंस लिखा है, Fe है, सेंट्रल मेटल दोनों जगह सेम है। Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर +2 है, यहां पर Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो चेक करो,
Fe जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, मेटल भी सेम है और जो आपका लिगेंड है वो भी सेम है। तो सर जब जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा मेटल पे तब तब स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, है ना। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। तो पहला तो क्लियर हो गया। आओ नेक्स्ट वाले में, यहां पर Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहां पर भी Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है ना। ये बाहर बना दिया भाई, ये ऐसे होना चाहिए था NiCl4 2- है ना, ये ऐसे होना चाहिए था, कॉम्प्लेक्स ऐसे अंदर होना चाहिए था NiCN4 2- है ना, ये ऐसे होना चाहिए। अब यहां पर देखो दोनों में ही जो निकल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है ना सर। यहां देखो लिगेंड जो है वो है सर वीक फील्ड लिगेंड, यहां सर जो लिगेंड है वो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और लिगेंड की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा आपका जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स होगा वो भी उतना ही ज्यादा होगा। डन सर, ये भी हो गया। आगे चलते हैं सर। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहां पर भी +3 है, यहां पर भी +3 है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। यहां देखिए NH3 है, कोई लिगेंड नहीं है, यहां 2 रिंग है और यहां 3 चिलेट्स हैं। यस, तो हमने अभी बात करी सर जितनी ज्यादा चिलेट रिंग्स होंगी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। जितनी ज्यादा चिलेट रिंग होगी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। बताइए, है ना। तो आपको कभी कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा नहीं। तुम्हें लगता है कि ये फैक्टर, दोनों फैक्टर चेंज हो गए फिर हम लोग क्या देखेंगे, है ना, वो ऐसा क्वेश्चन जनरली नहीं मिलता है। और वो भी मैं एक बार उसका तरीका भी बता दूंगा लास्ट में। ये देखो CO कोबाल्ट +3, यहां पर भी कोबाल्ट +3, ये +3 है बेटा, है ना। यहां पर भी कोबाल्ट +3 और यहां पर भी कोबाल्ट +3। आपसे पूछ लिया स्टेबिलिटी का ऑर्डर। लिगेंड है कार्बन, देखो कार्बन डोनर, यहां पर डोनर किस कौन है, कार्बन, यहां पर डोनर कौन है, नाइट्रोजन, यहां पर डोनर कौन है, ऑक्सीजन, यहां पर डोनर कौन है, फ्लोरीन। तो सेंट्रल मेटल सेम है, सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है। सर लिगेंड का स्ट्रेंथ देखना है, सबसे जबरदस्त लिगेंड CN है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर NH3, फिर H2O और सबसे लास्ट में आएगा F-। बताइए, यस, समझ में आ गई क्या बात? अरे बोलो, क्लियर है क्या? क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? डन, ठीक है सर, आगे आओ। 1-2 क्वेश्चन और हैं। ये वाले क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देख लो। यहां पर है सर निकल +2 में, यहां पर है सर PD +2 में, यहां पर है सर PT +2 में। सर जो निकल है सर ये है 3D सीरीज का एलिमेंट, ये सर PD है, ये है 4D सीरीज का एलिमेंट, ये सर PT है, ये है 5D सीरीज का एलिमेंट। सर अभी हम लोग पढ़ के आए हैं 5D 4D 3D Z इफेक्ट देखना है ना। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसका होगा। बताइए, बोलो बोलो। डन, डन डन डन। अब देखो लास्ट वाला, देखो ये वाला बताओ, देखें, है ना। वो पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स था, याद है, ये NiDMG ट्वाइस, है ना, डाइमिथाइल ग्लाइओक्सामेटो। बताओ, इसमें बताओ, देखें। हाँ जी हाँ जी, बताइए, देखें इसमें, बताओ क्या होने वाला है। हाँ, अरे बेटा साइज नहीं देखनी, अभी तो मैं बता रहा था महाराज भास्कर। अरे साइज नहीं देखना है बेटा, साइज हमेशा एक पीरियड में देखना होता है। ये एक ही ग्रुप के मेंबर है, ग्रुप में Z इफेक्ट देखना है, साइज नहीं देखनी। यही तो मैं रीजन कह रहा था तुम्हें, ये तो मैं रीजन बता रहा था। हाँ सर, ये रोजी रेड होता है सर, कैसा रोजी है ना, रोजी रेड होता है सर। हाँ यहाँ देखो सर, देखो EN ट्वाइस, 2 EN है तो सर यहां पर 2 चिलेट बनेगी, है ना, 2 चिलेट रिंग्स हैं सर। सर यहां पर 2 एक्स्ट्रा चिलेट बनती थी, याद आया क्या? अरे भैया 2+2 रिंग्स होती थी। ये 2 कौन सी होती थी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग की वजह से 2 एक्स्ट्रा रिंग होती थी। एक्स्ट्रा चिलेट मतलब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, है ना, थोड़ा सा अलग सा। बताओ, बोलो बोलो बोलो, समझ में आ गई ना बात? बस खत्म, बस खत्म, बस खत्म, बस खत्म। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। एक और चीज है, एक छोटा सा चीज मैं आपको और बता देता हूं। ये हालांकि ऑब्जर्वेशन ही है कि अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि कहीं पर कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा
है ना। अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगे कि कहीं पर कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सबसे पहले ऐसा बोला जाता है कि जो कार्बन डोनर होते हैं ना, वो लिगेंड्स सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स को, कार्बन डोनर, क्योंकि बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग डोनर होते हैं, बहुत जबरदस्त स्प्लिटिंग करते हैं, डेल्टा की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, डेल्टा एच वैल्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको देखा जाता है चिलेशन इफेक्ट, है ना। क्या देखा जाता है? चिलेशन इफेक्ट या फिर एंट्रोपिक इफेक्ट, इसके बाद देखना होता है। और सबसे लास्ट में हम लोग देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। मतलब ये जस्ट ऑब्जर्वेशन है, हालांकि मतलब इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, है ना, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने लिखवा दिया है। मतलब थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग कि जो कार्बन डोनर्स होते हैं वो बहुत भयंकर स्टेबलाइज करते हैं, है ना, वो बहुत भयंकर स्टेबलाइज करते हैं आपका जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको। फिर आता है चिलेशन का इफेक्ट, और फिर उसके बाद देखा जाता है लिगेंड की स्ट्रेंथ, है ना। तो लिगेंड की स्ट्रेंथ बाद में देखनी है, पहले कौन देखना है? पहले क्या देखना है? चिलेशन देखना है। लेकिन अगर मान लो लिगेंड में कार्बन डोनर आ गया तो फिर उसको पहले देखना है, ठीक है। हाँ, हालांकि इसकी कोई जरूरत आपको जनरली पड़ती नहीं है, ठीक है ना, जनरली इसकी जरूरत पड़ती नहीं है। डन। तो बधाई हो आपको बहुत बहुत, आपने स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे और बात करेंगे कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। किसकी बात होगी अब? कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, यस, कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। आइए, अच्छा एक चीज बताओ, अबे कौन सी छुट्टी है अभी? कह रहा अभी से छुट्टी, है ना। हाँ, आओ कलर की बात कर लेते हैं महाराज। देखो, कलर वैसे होने के बहुत सारे रीजन होते हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। किसी भी सब्सटेंस का कलर होने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में हेलोजन के कलर की बात करी थी। बताओ उसका रीजन क्या हुआ करता था, जल्दी बोलो। हेलोजन जो था उसके कलर की बात करी थी, F2Cl2 Br2 I2, इनके कलर की हमने बात करी थी। क्या रीजन हुआ करता था, जल्दी बोलो। हाँ, किसको याद है? देखते हैं। F2Cl2 Br2 I2, इनके कलर के पीछे कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हुआ करता था, बोलो ना। यस, ये कौन था? होमोल्यूमो वाला। क्या बात भाई, एकदम जबरदस्त। सर वहां होमो और ल्यूमो के बीच एनर्जी का गैप बहुत कम था, तो होमो ल्यूमो ट्रांजिशन होता था और उससे कलर दिखाई देता था। वेरी गुड, है ना। तो वो एक रीजन था। बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस ऐसे होते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिसमें पोलराइजेशन से कलर दिखाई देता है। पोलराइजेशन, AgCl AgBr, जैसे इसमें पोलराइजेशन से कलर आता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं सब्सटेंसेस जिसमें जो कलर आएगा वो किससे आता है? वो कलर आता है, जैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात कर रहे हैं, और जब कॉम्प्लेक्स की बात होती है इसका मतलब हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं। जनरली हमारे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, हम लोग वही पढ़ते हैं जनरली, है ना। तो आइए सबसे पहली चीज तो ये समझते हैं कि हमें कलर दिखाई क्यों देता है ना। हमें कलर क्यों दिखाई देता है, इसके पीछे की छोटी मोटी कहानी तो देखो आपको बताइए। जैसे मान लो आपका कोई एक सब्सटेंस है ना, एक सब्सटेंस है, इधर से व्हाइट लाइट आ रही है ना, ये अपना सैंपल है ना, ये क्या है? अपना सैंपल है। इधर से व्हाइट लाइट आ रही है, क्या आ रही है? व्हाइट लाइट आ रही है, ये है व्हाइट लाइट, है ना। व्हाइट लाइट का मतलब VIBGYOR, विबग्योर, इसमें सारे तरह के कलर प्रेजेंट होंगे, है ना। और मेरे हिसाब से ये भी आप जानते हो कि इधर से इधर जाने पर लैम्डा बढ़ता है, मतलब रेड कलर का जो वेवलेंथ होगा मैक्सिमम होगा, वोलेट कलर का वेवलेंथ मिनिमम होगा। और अगर लैम्डा का ऑर्डर ये है तो ये फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। इधर से व्हाइट लाइट आ रही थी, यहां पर आपका एक सैंपल था, इधर से व्हाइट लाइट आ रही थी, यहां पर आपका एक सैंपल था। ये जो सैंपल था इसने क्या किया? किसी एक वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व कर लिया। इसने क्या किया? रेड कलर को ऑब्जॉर्व कर लिया, है ना। जो रेड था उसको ऑब्जॉर्व कर लिया, है ना। और यहां पर आप बैठे हो, है ना, टकटकी लगाए देख रहे हो, यहां पर है ऑब्जर्वर, यहां पर कौन है? ऑब्जर्वर। तो इस ऑब्जर्वर को कौन सा कलर दिखाई देगा? क्या उसको रेड कलर दिखाई देगा? हो ही नहीं सकता भाई। रेड तो इसने क्या किया? यहां से लाइट बाहर निकली अब, है ना, सैंपल में से रेड अब्सॉर्ब कर लिया, फिर उसके बाद यहां चली। अब देखना मुन्ना, क्या अब इसको रेड कलर दिखाई देगा? नहीं सर, इसको कलर कौन सा दिखाई देगा? अब यहां से जो लाइट निकली होगी उसमें कौन कौन सी वेवलेंथ रही होगी? VIBGYO, यही तो रहा होगा।
उनका जो मिक्सचर होगा वो कलर दिखाई देगा। भाई VIB GYOR इन 7 कलर का जो मिक्सचर होता है कैसा होता है? व्हाइट होता है। अगर इसमें से किसी भी एक कलर को हटा दोगे तो अब लाइट व्हाइट नहीं रहेगी। अरे बोलो ना यार, अब लाइट व्हाइट नहीं रहेगी। तो रेड हटाने के बाद जो मिक्सचर है वो आपको दिखाई देगा, उसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर। क्या बोला जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री कलर। यस, कॉम्प्लीमेंट्री कलर देखेगा ये, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज ऑब्जर्व्ड। कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज ऑब्जर्व्ड। समझ रहे हो क्या मेरी बात? तो सर ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर पता कैसे लगता है? एक व्हील होता है बेटा, कलर व्हील बोलते हैं इसको, है ना। वाह यार बढ़िया बना है। सर ये जो कलर व्हील है ये कुछ ऐसा होता है, ये एक तरीका है, बस शॉर्टकट है जिससे आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री कलर ध्यान में रख सकते हो। VBGYOR ऐसा, VBGYOR। सुनो, अगर मान लो यहां से क्या सीखा हमने? यहां से ये सीखा है कि लेट से वो उसने क्या किया, रेड कलर जो था ना उसको ऑब्जॉर्व किया था, रेड कलर ऑब्जॉर्व किया, इसका मतलब उसको कौन सा कलर दिखाई देगा? ग्रीन कलर दिखाई देगा। रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा होता है? कलर व्हील होता है ये। रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा होता है? बोलो। रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर ग्रीन होता है, तो रेड वाले को ग्रीन दिखाई देगा। अच्छा सर, और अगर मान लो ये ब्लू कलर ऑब्जॉर्व करता तो कैसे दिखाई देता? उसको ऑरेंज दिखाई देता, है ना। ब्लू करता तो ऑरेंज दिखाई देता, और अगर वॉलेट करेगा तो कैसे दिखाई देगा? उसको येलो दिखाई देगा, है ना। वॉलेट करेगा तो येलो दिखाई देगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस, ये बात समझ में आ रही है ना। अगर मान लो अब कोई वगैरह सर आई नहीं है, इसमें इंडिगो नहीं है ना। इंडिगो किसके बीच है? इंडिगो V और B के बीच है ना। इंडिगो इन दोनों के बीच है, तो इंडिगो का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा ऑरेंज येलो के लिख सकते हो आप, इसके बीच वाला कलर होगा। यस यस, सही कह रहा हूं क्या मैं? अरे बोलो ना, मैं सही कह रहा हूं ना। जो और इंडिगो आता है कहां आता है? V और B के बीच आता है, तो वैसे ही और Y के बीच आएगा आपका इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ऑरेंज येलो, है ना। येलो ऑरेंज भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर अगर आप देखोगे ना, तो रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या दिखा आपको? ग्रीन। यस, और जो हमारा वॉलेट है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या दिखा आपको? है ना, रेड के बाद ऑरेंज लिख देते हैं, चलो। ऑरेंज जो है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या दिखा आपको? ब्लू। यस, और जो हमारा वॉलेट है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या दिखा आपको? येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या दिखा आपको? वॉलेट। दिख रहे हो? देख रहे हो क्या? यस। अच्छा, एक चीज और देखो, एक चीज और देखो। अगर मैं इनमें लेमडा का ऑर्डर पूछूं, इसमें लेमडा का ऑर्डर पूछूं, इसमें लेमडा का ऑर्डर पूछूं, तो इसका लेमडा जो है, रेड का लेमडा मैक्सिमम है। यस, रेड का लेमडा मैक्सिमम है, और इन तीनों में जो वाई है उसका लेमडा मिनिमम है। मैं ऐसे कह सकता हूं? अरे बोलो ना। यस, इन तीनों में जो रेड है उसका लेमडा मैक्सिमम है, और जो येलो है उसका लेमडा मिनिमम है इन तीनों में। अगर मैं ऑब्जर्व वाले की बात करूं तो सर देखो, ग्रीन, रेड और ग्रीन, ब्लू और वॉलेट, इसमें इसका जो लेमडा होगा वॉलेट कलर का, जो वॉलेट कलर का लेमडा होगा वो सबसे मिनिमम है। मैं ऐसे कह सकता हूं क्या? इसका जो लेमडा है वो सबसे मिनिमम है। यस, फिर उसके बाद ब्लू, फिर उसके बाद ग्रीन, है ना। तो ये लेमडा जो है ना वो थोड़ा सा ऑर्डर ध्यान में रखना है कि सर लेमडा का ऑर्डर ये होता है। क्लियर है क्या बात यहां तक? यस यस यस, बहुत बढ़िया। हाँ, यहां तक ठीक है सर। अच्छा, तो एक चीज यहां से हमने समझ ली कि कोई भी कंपाउंड, ए कंपाउंड शोज कलर, है ना। कब शो करेगा? ए कंपाउंड शो कलर, है ना। कब शो करेगा? शो कलर व्हेन इट अब्सॉर्ब, व्हेन, ये चीज लिख लो, इट अब्सॉर्ब्स ए वेवलेंथ। लेकिन ये वेवलेंथ कौन से रीजन में होनी चाहिए? इट अब्सॉर्ब्स ए वेवलेंथ इन, इट अब्सॉर्ब्स ए वेवलेंथ इन, यस, इन किसमें? इट अब्सॉर्ब्स ए वेवलेंथ इन विजिबल रीजन। यस, वो कौन से रीजन में अब्सॉर्ब करना चाहिए? VIBGYOR, है ना। VIBGYOR, ध्यान रखना इस बात का। अब्सॉर्ब ए वेवलेंथ इन विजिबल रीजन, है ना। अगर मान लो विजिबल रीजन में अब्सॉर्ब नहीं कर रहा, मान लो वो इंफ्रारेड रीजन में अब्सॉर्ब कर रहा है, या फिर मान लो वो किसी और पर्टिकुलर रीजन में अब्सॉर्ब कर रहा है, तो उसका कलर आपको दिखाई नहीं देगा। एंड
its complementary color and its complementary color is observed है ना, and its complementary color is observed है ना, and its complementary color is observed. ठीक है, यहां तक ये चीज आपको पता होनी जरूरी थी. क्लियर है? ठीक है, डन. यहां तक नोट किया, आगे चले. यहां तक नोट किया, आगे चले. यस यस यस. अच्छा सर, अब देखो सर कलर का कैसे पता लगता है. देखो ऐसा बोला जाता है, ऐसा बोला जाता है इन जनरल. ऐसा क्या लिखा जाता है? इन जनरल, इन जनरल compounds with at least one unpaired electron, at least one unpaired electron, at least one unpaired electron are colored है ना. एटलीस्ट वन अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब वो कैसे होंगे? पैरामैग्नेटिक होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे है ना. आर कलर्ड, आर कलर्ड है ना. एंड डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स, क्या बोला जाता है? डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स, डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स आर वाइट है ना. वाइट का मतलब हो गया कलरलेस है ना. वाइट को हम लोग केमिस्ट्री में कलरलेस मानते हैं. ऐसा बोला जाता है अगर किसी के पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब वो कलरलेस नहीं होगा. यस, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसका मतलब वो कलरलेस होगा, और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब वो कलर्ड होगा. यस, अगर मान लो मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं इसका. हालांकि ये जो चीज आपने लिखी है ये हमेशा ट्रू नहीं है ना, हमेशा ट्रू नहीं है. इसी वजह से यहां पर इन जनरल लिखा है, ये ध्यान रखना. ये बात हमेशा परम सत्य नहीं है, ठीक है ना. इसके आपको उधर उधर एक्सेप्शन भी मिल सकते हैं, ये चीज हमेशा परम सत्य नहीं है. आपके सामने मैंने एग्जांपल लिखा है, देखिए मान लो ZnCl2 है ना. एक लिख दिया, मान लो पहले लिखो AgCl है ना, और एक लिखा है मैंने TiH2O6Cl3. एक लिख दिया मान लो मैंने MgCl2. बताओ इनमें से विच इज एक्सपेक्टेड टू बी कलर्ड? यस, विच इज एक्सपेक्टेड टू बी कलर्ड? जल्दी से बताइए, विच इज एक्सपेक्टेड टू बी कलर्ड? विच इज एक्सपेक्टेड टू बी कलर्ड? चलो इसमें एक और ऐड कर लेते हैं है ना, एक और ऐड कर लेते हैं. MgSO4 लिख दो और ZnCl2 लिख दो, ये लिख दो है ना. अगर कोई आपसे पूछ ले विच इज एक्सपेक्टेड टू बी कलर्ड है ना, विच इज एक्सपेक्टेड टू बी कलर्ड, इनमें से कौन सा कलर्ड होगा? क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? यस, तो देखो आप एक सीधा सा एक अभी जो मैंने आपको रीजन बताया, एक लॉजिक बताया सीधा सीधा सा. देखो सर यहां पर है Ag प्लस, ऑक्सीडेशन स्टेट Ag की +1 है. सर यहां पर Ti है +3. यस सर, Ti है +3. सर यहां पर है Mg2+, सर यहां पर है Zn2+. यस, बताओ जरा किसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है? सर टाइटेनियम जो होता है, साइंस टीचर है ना, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे तो 4s2 3d1 होता है. बोलो ना. नहीं सर, 4s2 3d2 होता है. अगर मैं बात करूं Ti+3 की, Ti+3 का मतलब है सर ये हो जाएगा 3d1, और इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है. बोलो, इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये कैसा होगा सर? पैरामैग्नेटिक होगा. कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा. और पैरामैग्नेटिक होगा तो वो कैसा होगा? कलर्ड होगा. मतलब ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं? अरे बोलो ना. ये तो एक रीजन हुआ, मतलब एक रीजन है, मतलब ये कोई फिक्स रीजन नहीं है कि सिर्फ यही रीजन होगा, इसके अलावा और कोई नहीं होगा, है ना. दिस इज वन ऑफ द रीजंस, दिस इज वन ऑफ द रीजंस. ठीक है. अच्छा सर, और कौन से रीजन है? आइए हम लोग बात करते हैं इन जनरल. हम लोग लिखते हैं एक और चीज, इन जनरल. जनरली, जनरली लिख रहा हूं. इन जनरल डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक कंपाउंड्स है ना, डी ब्लॉक कंपाउंड्स आर कलर्ड. आर कलर्ड किसकी वजह से? आर कलर्ड ड्यू टू डी ट्रांजिशन. नाम सुना है इसका? आर कलर्ड ड्यू टू डी ट्रांजिशन. अरे इसका नाम आज पहली बार सुना है कि सुना सुना लग रहा है ना? पहली बार सुना है कि सुना सुना लग रहा है? बोलो.
जनरली डी ब्लॉक के जो कंपाउंड्स होते हैं, यस जनरली डी ब्लॉक के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं। किसकी वजह से सर, उसका रीजन होता है डीडी ट्रांजिशन एक्सेप्ट, लेकिन डीडी ट्रांजिशन में लफड़ा है सर, एक्सेप्ट D0 एंड D10। अरे हाँ सर, मतलब ये बात तो सही कह रहे हो आप लोग, है ना, बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। आओ देखो सर क्या हुआ, मतलब डीडी ट्रांजिशन होता क्या है, सुनो। मैं एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल ले लेता हूं, है ना। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने पढ़ा था, ये जो एनर्जी होती है वो होती है T2G की, और ये जो एनर्जी होती है वो किसकी होती है, Eg की। यस, यही एनर्जी का ऑर्डर होता है, हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब देखो, मान लो आपके पास लेट से एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है डी सबशेल में, डी ऑर्बिटल में, तो वो इलेक्ट्रॉन कहां होगा, यहां होगा। इन दोनों के बीच ये है एनर्जी का डिफरेंस, डेल्टा ओ। ठीक है, जो आपका कॉम्प्लेक्स है, आपका जो कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल है, सुनो सुनो, इधर इधर दादा स्क्रीन पे देखो ना यार, कहां टाइम वेस्ट कर रहे हो। जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, जो हमारा सेंट्रल मेटल है, उसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अगर उसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है और वो अनपेड इलेक्ट्रॉन, उसको जैसे ही एनर्जी मिलेगी, जैसे ही उसको एनर्जी मिलेगी, ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, ये इतनी एनर्जी अब्सॉर्ब करके कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा। अरे भाई, ये भी तो डी ऑर्बिटल है, ये भी तो डी ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, दिस इज नोन एज डी ट्रांजिशन। क्या बोला जाएगा, दिस इज नोन एज डी ट्रांजिशन। सर डी ट्रांजिशन की वजह से हो क्या रहा है, सर डी ट्रांजिशन की वजह से हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आपका जो एलिमेंट होगा, आपका जो सेंट्रल मेटल होगा, वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो रेडिएशन है उसको अब्सॉर्ब करेगा, है ना, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो रेडिएशन है उसको अब्सॉर्ब करेगा। और विबग्योर में से अगर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ अब्सॉर्ब हो गई तो आपको उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई दे जाएगा। यस, अब अगर मान लो कॉन्फ़िगरेशन D0 हुआ तो यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, डी ट्रांजिशन कहां से होगा। यस, और अगर मान लो D10 कॉन्फ़िगरेशन हुआ तो नीचे भी पूरा भरा है, ऊपर भी पूरा भरा है, तो ऊपर नीचे जाने के लिए जगह ही नहीं है भाई। यहां से यहां जाएगा तो तभी ना, जो ऊपर खाली होगा। अगर मान लो ऊपर वाले कमरे भरे हों, नीचे वाले भी भरे हैं, तो कहां जाएगा बंदा, नहीं होगा ना। तो इसका मतलब इसी वजह से ऐसा बोला जाता है, अगर मैं D0 D10 को छोड़ दूं, लेकिन ये भी ऐसे नहीं छोड़ना इनको भी, उनमें डीडी ट्रांजिशन नहीं होता, है ना, उनमें डीडी ट्रांजिशन नहीं होता, मैं ऐसे कह सकता हूं, उनमें डीडी ट्रांजिशन नहीं होता। मेरी बात तुम्हें समझ में आई क्या, यस, क्या ये चीज तुम्हें समझ में आई क्या। यस, उनमें क्लियर है। तो ये जो अभी मैंने आपको एग्जांपल लिखवाया था ना, ये वाला एग्जांपल देखो, टाइटेनियम वाला, ये वाला जो एग्जांपल लिखवाया था, इसका कॉन्फ़िगरेशन था D1, है ना, इसके पास D1 था, तो इसके D में एक इलेक्ट्रॉन था, D में एक इलेक्ट्रॉन था, यहां से यहां चला गया, डीडी ट्रांजिशन आ गया, मजा आ गया सर। ये क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। लेकिन अब आते हैं कुछ बढ़िया चीजों पे, है ना, अब आते हैं कुछ बढ़िया चीजों पे। ये तो हर कोई बता देगा, है ना, ये तो सबको पता होता है ना, ये चीज तो सबको पता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ अच्छी चीजों की, है ना, कि सर कुछ अलग कहानी। आओ कुछ अलग कहानी आपको बताते हैं। देखो, ऐसा कहा जाता है कि जो TiH2OCl6 होल थ्राइस था, उसको अगर आपने हीट कर दिया, है ना, यह है कलर्ड, है ना, पर्पल कलर होता है शायद इसका, यह है कलर्ड, और अगर आपने इसको हीट कर दिया तो इट बिकम्स कलरलेस। क्या हो जाता है, इट बिकम्स कलरलेस। यस, जैसे मान लो आपके सामने लिखा है CuSO4.5H2O, सुनना मेरी बात को, ये तो ब्लू कलर होता है, सारी दुनिया जानती है ना, तो ये भी होता है कलर्ड। लेकिन सर इसको अगर आपने हीट कर दिया, इसको अगर आपने हीट कर दिया तो इट बिकम्स कलरलेस। इसको अगर आपने हीट कर दिया तो इट बिकम्स कलरलेस। मेरी बात समझ में आई। यस सर, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ है, सुनो मेरी बात। यहां पर H2O लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा था, यहां पर जो H2O है दादा किसकी तरह बिहेव कर रहा है, लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। अगर ये लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है तो यहां पर जो ऑर्बिटल्स है उसमें स्प्लिटिंग होगी, है ना, स्प्लिटिंग होगी तो जो नीचे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो ऊपर जाएगा। यस, लेकिन सर यहां पर कलरलेस इसलिए हो गया बिकॉज जो H2O है वो भाग गया सर, H2O बाहर चला गया, हीट करने से H2O बाहर चला गया, है ना। इस केस में बन जाता है TiCl3 सिर्फ, है ना, मजे करो, H2O बाहर चला जाएगा। H2O बाहर चला गया मतलब अब कोई लिगेंड प्रेजेंट नहीं है, और अगर कोई लिगेंड प्रेजेंट ही नहीं है, अगर कोई लिगेंड प्रेजेंट ही नहीं है तो मुझे एक बताओ, नो स्प्लिटिंग, है ना। डी ऑर्बिटल जो है उसमें कोई स्प्लिटिंग होगी नहीं, तुम खुद सोच लो, अगर लिगेंड ही नहीं है तो स्प्लिटिंग नहीं होगी, स्प्लिटिंग नहीं है तो डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा, और डीडी ट्रांजिशन नहीं है, नो डीडी ट्रांजिशन।
तो नो कलर, है ना। और अगर ट्रांजिशन ही नहीं है तो ये कलरलेस हो जाएगा, है ना। और बिल्कुल सेम यही रीजन यहां लग रहा है, बिल्कुल सेम ये रीजन यही लग रहा है कि सर यहां कलर्ड है, इसको हीट करने से कलरलेस बन गया, बिकॉज जो वाटर के मॉलिक्यूल, है ना, जो वाटर के मॉलिक्यूल यहां लिगेंड की तरह बिहेव कर रहे थे वो बाहर चले गए। सर यहां पर भी कोई लिगेंड नहीं है ना, नो लिगेंड, है ना, तो नो स्प्लिटिंग और नो डीडी ट्रांजिशन। यस, तो ये कलरलेस हो जाता है। ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है। यस, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है कि TiH2O6Cl3 को हीट करने से इट बिकम्स कलरलेस वाई, और ये स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है ना। तो यहां से एक चीज मुझे पता लग गई, कि इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड्स कंपाउंड डू नॉट शो कलर, है ना। इनका जो रीजन है वो क्या है, अगर लिगेंड नहीं है तो कंपाउंड डू नॉट शो कलर, है ना। आपका जो कंपाउंड होगा वो कलर शो नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि डी ट्रांजिशन नहीं होगा, स्प्लिटिंग नहीं होगी। क्या ये चीज समझ में आई आपको? अदा हाँ ना बोलना पड़ेगा। यस, हाँ बेटा, यहां से पानी बाहर भाग गया, वेरी गुड। चले आगे चले, ओके। अब देखो एक और रीजन समझते हैं हम लोग कलर का। कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। अरे सर ये क्या है? कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, सर ये क्या है? वैसे तो देखो ये जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है ये मतलब हमारे स्कोप से बाहर की चीज है, इसको समझना, इसको पढ़ना, एक्चुअली इसको डिटेल में पढ़ना। हमारे ये जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह करते हो, लेट से कोई एमएससी वगैरह करता है ग्रेजुएशन के बाद, वहां पर ये चीज पढ़ाई जाती है ना। लेकिन फिर भी मैं इसका आपको मीनिंग समझाऊंगा, व्हाट इज चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, और कौन कौन से सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से कलर शो करते हैं ना, वो भी हम लोग एग्जांपल लिखने वाले हैं। तो आइए, सबसे पहले कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता क्या है? जैसे मान लो कोई एक डी ऑर्बिटल है, उसमें उसके एक मेटल है, उसके डी में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, है ना। ऐसे मान लेते हैं एक मेटल है, उसके डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, डी खाली है, स्प्लिटिंग हो रखी है लेकिन डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन मान लो उस मेटल को कहीं से चार्ज मिल जाए, इसका मतलब कहीं से उसको इलेक्ट्रॉन मिल गया। सोच के देखो, है ना। यहां पे कोई लिगेंड था, ऐसे मान लेते हैं एक लिगेंड था, और ये जो लिगेंड था इसने इस मेटल को क्या दे दिया? इलेक्ट्रॉन दे दिया। भाई इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज ही तो होता है, इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज ही होता है ना। तो इस लिगेंड ने इस मेटल को इलेक्ट्रॉन दिया, इसके पास पहले कोई इलेक्ट्रॉन था नहीं, है ना, इसका कॉन्फ़िगरेशन D0 था, लेकिन इसको चार्ज कहां से मिला? लिगेंड से मिला। लिगेंड से इस मेटल को इलेक्ट्रॉन मिला, और अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से यहां डी ट्रांजिशन शो कर देगा। अब ये लिगेंड, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो चार्ज है, वो नीचे वाले डी ऑर्बिटल से ऊपर वाले डी ऑर्बिटल में जाएगा, कुछ रेडिएशन अब्सॉर्ब करेगा, और अगर उसने रेडिएशन अब्सॉर्ब करी, इसका मतलब वो क्या करेगा? कलर शो करेगा। मेरी बात तुम्हें समझ में आ गई शायद? यस, बोलना पड़ेगा। दिस इज नोन एज चार्ज ट्रांसफर, एंड दिस इज कलर्ड ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, है ना। इसको मैं कलर डी ट्रांजिशन की वजह से नहीं बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से कलर, ठीक है ना। अब देखो सर, ये चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा कितनी तरह का हो सकता है ना, और सीधे हम लोग एग्जांपल्स लिखेंगे। सबसे पहला जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है वो होता है चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, है ना। इसको ऐसे भी लिखा होता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, LMCT, है ना। इसको ऐसे भी लिखा होता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, ठीक है ना, LMCT। सर इसके एग्जांपल्स बता दो आप। इसमें एग्जांपल्स आप लोग ध्यान में रखोगे, देखो KMnO4, MnO4 माइनस जो होता है ये इसी वजह से कलर्ड होता है। क्यों? क्योंकि जो Mn होता है, सोच के देखो, Mn है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और Mn +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में मतलब D0 कॉन्फ़िगरेशन है। D0 कॉन्फ़िगरेशन होते हुए भी ये कलर्ड होता है, D0 कॉन्फ़िगरेशन होते हुए भी ये कलर्ड होता है। इसका मतलब डी ट्रांजिशन नहीं है रीजन क्या है? चार्ज ट्रांसफर है। यस, और MnO4 माइनस के बाद और लिख सकते हो आप K2Cr2O7, है ना, पर्पल कलर, ये इसका पर्पल कलर होता है।
कितना भयंकर कलर्ड होता है तो MnO4 माइनस तो, है ना। ये भी क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, चेक कर लो भले, क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन में है सर, ये भी D0 कॉन्फ़िगरेशन है, बट स्टिल इट इज कलर्ड। इसका मतलब इसका रीजन भी क्या रहा होगा, चार्ज ट्रांसफर रहा होगा फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। यस, और भी एग्जांपल हो सकते हैं, CrO4 -, या आप लोग इसमें लिख सकते हो SnI4, या आप लोग लिख सकते हो इसमें क्रोमाइल क्लोराइड, है ना, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी, CrO2Cl2, ये भी इसमें रीजन लिखा जा सकता, ये भी लिखा जा सकता है ना। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कलर्ड होते हैं बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर। VO43- लिख सकते हो, है ना, VO43- है ना। दीज आर कलर्ड बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर, बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू, है ना, लिगेंड टू मेटल। यस, डन, समझ में आई क्या, है ना। तो यहां पर आप इसमें ये भी लिख सकते हो FeH2O5, है ना, NOSO4, यस, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहां पर भी चार्ज ट्रांसफर होता है फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, है ना। लिगेंड NO के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन कहां देता है, Fe को देता है। यस, तो दिस इज कलर्ड ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। ये एग्जांपल्स बस तुम्हें याद रखने, और इसमें भी एग्जांपल में जो इंपॉर्टेंट है ना, वो KMnO4, Cr2O7, ये वाले 3 एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, MnO4-, Cr2O7-, और CrO4-। यस भाई, MnO4- का स्ट्रक्चर सारी दुनिया जानती है, MnO4- की शक्ल दिखने में ऐसी होती है ना। दिस इज योर MnO4-। तो यहां है मेटल +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है सर, इसके डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, O- बोलेगा मैं तुझे अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करूंगा, मैं तुझे इलेक्ट्रॉन दूंगा। चार्ज ट्रांसफर होता है फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, लिगेंड टू मेटल, है ना। बिल्कुल सिमिलर चीज Cr2O7 में होती है। डन, तो ये सबसे पहला था चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। सर और भी है क्या, बिल्कुल है, बी देख लेते हैं। उल्टा भी होता है, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू लिगेंड, है ना, फ्रॉम मेटल टू लिगेंड, फ्रॉम मेटल टू लिगेंड, है ना, MLCT, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। सर इसके कोई एग्जांपल्स, बिल्कुल लिखेंगे साहब, इसके में भी एग्जांपल आएंगे, है ना, इसमें भी एग्जांपल्स आएंगे। और वो जो एग्जांपल होते हैं, जैसे ऐसा आपने पढ़ा होगा FeCO5, है ना, ये NiCO4, है ना, ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं इस कैटेगरी में आएंगे। वैसे एक और एग्जांपल आपने पढ़ा होगा Cr-eta6 C6H6 ये इस कैटेगरी में आएगा, पाई कॉम्प्लेक्स है। Fe ये जनरली नहीं पूछे जाते हैं, C5H5 है ना, ये इस कैटेगरी में आएगा। तो ये एग्जांपल्स आप लोग इसमें लिख सकते हो। डन। सर एक और होता है चार्ज ट्रांसफर का, एक और चीज है, वो है चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू मेटल, है ना, फ्रॉम मेटल टू मेटल, फ्रॉम मेटल टू मेटल। इसको बोला जाता है MMCT, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, MMCT, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। आइए इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। यस, इसके एग्जांपल देख लेते हैं, इधर देख लो बे। ओ इसका कलर बताओ तुम फटाफट से, पहले तो ये बताओ Fe4 FeCN6 होल थराइस, इसका कलर बताओ तुम तो फटाफट से, पहले तो ये काम करो। Fe3 FeCN6 होल ट्वाइस, इसका कलर बताओ। यस यस यस, तो ये जनरली जहां पर दो मेटल्स प्रेजेंट हो, दो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट डिफरेंट हो, वहां पर आपको ये वाला MMCT दिखेगा। देखो Fe4 में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, ये है +2, दिस इज फेरीफेरोसाइनाइड। यहां पर Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यहां पर +3, दिस इज फेरोफेरीसाइनाइड। यस, याद आया क्या, अरे याद आया क्या, इसका कलर क्या होता था, प्रूशियन ब्लू। यस यस, इसका कलर क्या है, प्रूशियन ब्लू है। सर देखो +2 से +3 ये आपस में खेलते रहेंगे अब, है ना, ये आपस में खेलते रहेंगे, मेटल टू मेटल, मेटल टू मेटल, ये भी आपस में खेलते रहेंगे, मेटल टू मेटल। तो जहां जहां आपको दो मेटल दिख जाए और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में जनरली डिफरेंस दिखे, है ना, यस, ये होता है सर। अब यार रशियन ब्लू नहीं, प्रूशियन ब्लू, कान पे पड़ेगी एक। हाँ, ये क्या होता है, प्रूशियन ब्लू, और ये क्या होता है, टर्नबुल्स ब्लू, है ना, लिखवा रखा आपको। यस, लिखवा रखा आपको। ये कलर तुम्हें ध्यान में रखने हैं, और इनका कलर का रीजन भी ध्यान में रखना है, फ्रॉम मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। बताइए, डन। यस यस यस, क्लियर है यहां तक। अब देखो सर, इस पे क्वेश्चन किस तरह का पूछा जा सकता है, बहुत ही आसान तरह का क्वेश्चन आता है, बहुत ही आसान तरह का क्वेश्चन आता है। सर बताओ तो सही किस तरह का क्वेश्चन आता है। जैसे मान लो आपके सामने मैं दे देता हूं एक कॉम्प्लेक्स M, मैं आपके सामने 2-3 कॉम्प्लेक्स लिखने जा रहा हूं, है ना। MH2O6 3+ पहला कॉम्प्लेक्स लिखा है, MF6 3- दूसरा कॉम्प्लेक्स लिखा है,
M NH3 6 3+, तीसरा कॉम्प्लेक्स लिखा है। M लिख देते हैं CN6 3-, तीसरा कॉम्प्लेक्स लिखा है ना। और आपसे कहा गया यहां पर कलर अब्जॉर्ब्ड, है ना। ये मान लेते हैं कोई भी एक कलर को जो इन्होंने अब्जॉर्ब किया है ना। इसने जो कलर अब्जॉर्ब किया वो था रेड, इसने किया वॉलेट, इसने किया ग्रीन और इसने किया ब्लू। ठीक है, आपको क्या करना है, मैच दी कॉलम है, कॉलम मैच करना है। देखो देखो, कॉलम को मैच करना है, मैच दी कॉलम, कि कौन सा किसके साथ सही मैच बैठेगा, है ना, किसका किसके साथ सही मैच बैठेगा। इस तरह का क्वेश्चन आता है। लो महाराज, दादा इधर देखो ना, किस इस तरह का क्वेश्चन आएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कलर पे इस तरह का क्वेश्चन, मतलब बढ़िया क्वेश्चन पूछा है वो, है ना। हाँ, तो हमें मैच करना। देखो ऐसे क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले आप एक काम करो, हमें पता है सर, जो कलर में वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है VIBGYOR, सर इधर से इधर जाने पर लेमडा बढ़ेगा, है ना, लेमडा बढ़ेगा। इसका मतलब सर रेड कलर का जो लेमडा होगा वो सबसे ज्यादा होगा। रेड के बाद कौन आएगा, रेड के बाद आएगा कौन, अबे वॉलेट होता है, वॉलेट नहीं, हाँ वॉलेट कलर, हाँ रेड कलर के बाद कौन आएगा, इसमें से ग्रीन आएगा मेरे हिसाब से, सर आएगा ग्रीन, यस। और सर फिर उसके बाद कौन आएगा, ब्लू आएगा। और सबसे कम लेमडा किसका है, सर वॉलेट का, है ना। ये हो गया सर लेमडा का ऑर्डर, यस, मान ली एक हमारी बात। अब एक चीज मुझे बताओ, सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग किसमें होगी। अगर मैं तुमसे पूछूं ऑर्डर ऑफ डेल्टा स्प्लिटिंग एनर्जी, सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग किसमें होगी, स्प्लिटिंग उसमें ज्यादा होती है, यस सर, स्प्लिटिंग उसमें ज्यादा होती है जिसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा होता है। स्प्लिटिंग किसमें ज्यादा होगी, जिसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा होगा। बोलो मेरी बात सही है क्या, सर सबसे जबरदस्त लिगेंड, अगर मैं इसको बोल दूं ए, यह है बी, यह है सी और यह है डी, तो सबसे जबरदस्त स्प्लिटिंग किसमें होगी, सर वो होगी डी में। फिर उसके बाद कौन आएगा, सी, फिर उसके बाद कौन आएगा, ए, और सबसे वीक लिगेंड है बी में, यस। तो अब खुद सोच के देखो, जो डी वाला है इसमें स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा है, जो डी वाला है उसमें स्प्लिटिंग ज्यादा है। अगर स्प्लिटिंग ज्यादा है मतलब इन दोनों के बीच जो एनर्जी का डिफरेंस है वो ज्यादा है। अगर एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा है, इसका मतलब जो वेवलेंथ अब्सॉर्ब करेगा उसका लेमडा कम होगा। और सर बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डेल्टा ई क्या होता है, HC बाय लेमडा होता है। अगर एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है मतलब वेवलेंथ कम होना चाहिए। बोलिए, मतलब इसमें डी में एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा है, तो ये जो वेवलेंथ अब्सॉर्ब करेगा वो सबसे कम होगी, वो सबसे कम होगी। क्या ये बात तुमने पकड़ ली। और सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, वो है सर वॉलेट की। इसका मतलब ये किसको अब्सॉर्ब करेगा, वॉलेट कलर को अब्सॉर्ब करेगा। बताइए क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आई। फिर उसके बाद कौन आएगा, अब तो तुमने निकाल लिया, सबसे कम है बी, सबसे कम है बी, तो ये सबसे ज्यादा वेवलेंथ को अब्सॉर्ब करेगा, किसको, रेड को। अरे बोलो ना, गजब क्वेश्चन है ना। अरे बोलिए, मेरी बात तुम्हें समझ में आ गई। फिर देखो, फिर जो सी होगा वो कौन सी अब्सॉर्ब करेगा, सी जो होगा वो कौन सी अब्सॉर्ब करेगा, ब्लू वाली, यस, सी जो होगा वो ब्लू वाली, और जो ए होगा वो ग्रीन वाली, है ना, यस। मेरी बात तुमने समझ ली क्या, बोलिए बताइए, बोलो 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 बोलो, क्या ये चीज तुम्हें समझ में आ गई। जिसका वेवलेंथ ज्यादा वो, है ना, देखो सी में सेकंड नंबर पे आता है ना, सी में सेकंड नंबर पे आता है, सी में सेकंड नंबर पे आता है। ये रेड कलर को ये अब्सॉर्ब, ये वॉलेट को कर रहा था तो ये ब्लू को करेगा। सही तो लिखा है ना हमने, है ना, हाँ सही लिखा है ना। बी जो होगा वो रेड को करेगा, ठीक है, और जो ए होगा वो ग्रीन को करेगा, ठीक है। डन डन डन। इस तरह का क्वेश्चन बेटा पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एकदम जबरदस्त आ सकता है। अब देखो कई बार क्या होगा, वो कलर अब्सॉर्ब नहीं देगा आपको, वो कलर ऑब्जर्व दे देगा। क्या दे देगा, कलर ऑब्जर्व दे देगा। ये तुम खुद से करोगे, है ना। एक क्वेश्चन जैसे मान लो ये दिया है तुम्हें, ऐसे मान लेते हैं CO NH3 6 2+, मान लो ऐसे, है ना, और इधर दे दिया CO NH3 6 3+, है ना। मान लिया इसने जो लेमडा
अब्जॉर्ब करी है, जो लेमडा अब्जॉर्ब करी है वो है लेमडा 1, यहां पर है लेमडा 2। बताइए लेमडा 1 और लेमडा 2 में से कौन बड़ा होगा? ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। बताइए लेमडा 1 और लेमडा 2 में से कौन बड़ा होगा, यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखो यहां पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यहां पर +3, तो सर +2 और +3 में से अगर मैं आपसे पूछूं Z इफेक्टिव किसका ज्यादा है, तो आप लोग बोलोगे +3 का ज्यादा है। इसका मतलब डेल्टा की जो वैल्यू होगी, बताओ किसके लिए ज्यादा होगी? डेल्टा की जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी CO3+ के लिए। और डेल्टा अगर ज्यादा है इसका मतलब कम वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व करेगा। यहां पर डेल्टा ज्यादा है मतलब कम वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व करेगा, इसका मतलब लेमडा 1 का वैल्यू बड़ा है लेमडा 2 से। समझ गए क्या बात? बोलो। इस केस में +3 चार्ज ज्यादा, ज्यादा चार्ज तो ज्यादा स्प्लिटिंग, ज्यादा स्प्लिटिंग मतलब एनर्जी डिफरेंस ज्यादा, लेमडा कम, लेमडा 2 की वैल्यू लेमडा 1 से छोटी होगी। फिनिश। अरे बोलो यस। अगर मान लो ये जो पिछला वाला क्वेश्चन था, ये जो पिछला वाला क्वेश्चन था, ऐसा ही बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन तुम्हें दे दे, है ना, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन वापस तुम्हें दे दे, ये तुम खुद से कर लेना और ना ही मैं इसको वापस करवाऊंगा कभी, है ना, ये मैं पहले बता देता हूं, मैं नहीं करवाऊंगा इसको कभी वापस, खुद से कर लेना इसको। NS363+, यहां दे रखा है MCN63- और दे दिया MF63-, है ना, ऐसे दे दिया। CN63- ही लिखा था ना हमने, हाँ ठीक है। और यहां आपको कलर अब्जॉर्ब नहीं दे रखा, यहां दे रखा है कलर ऑब्जर्व्ड, है ना, ऑब्जर्व्ड दे दिया। ये दे दिया सर रेड, वॉलेट, ब्लू और ग्रीन, है ना, ये दे दिया। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, मैं पहले बता देता हूं। ऐसे क्वेश्चन को करते टाइम, ऐसे क्वेश्चंस को करते टाइम आप सबसे पहले निकालोगे कलर अब्जॉर्ब्ड, है ना, कलर अब्जॉर्ब्ड निकालोगे सबसे पहले। डायरेक्ट क्वेश्चन मत करना, कलर अब्जॉर्ब निकालना सबसे पहले, है ना। इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर निकालना, इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालना, इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालना, इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालना। यस, आपने क्या किया, कलर अब्जॉर्ब निकाल लिया। और अगर आपने कलर अब्जॉर्ब निकाल लिया फिर तो क्वेश्चन यही बन गया, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को खत्म कर देना, बस काम खत्म। अगली क्लास में पढ़ेंगे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, अगली क्लास में पढ़ेंगे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, एंड जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के बाद पढ़ेंगे बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल, है ना। तो कल वाली क्लास में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन और बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल, जिसको हम लोग सिनर्जिक बॉन्डिंग भी कहते हैं, वो हो जाएगा खत्म। फिर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम होगा आइसोमेरिज्म, और फिर हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हो जाएगा खत्म। तो होमवर्क क्या है आज आपका बेटा, रिवीजन करना है, ठीक है, रिवीजन करना है, साथ में अपना मॉड्यूल उठाना है, ठीक है। मॉड्यूल उठा के उस मॉड्यूल में चेक करनी है एक्सरसाइज 1, और एक्सरसाइज 1 में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दिखा हुआ मिलेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर तो मुझे नहीं याद है, क्वेश्चन नंबर तो मुझे नहीं याद है, लेकिन आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लिखा हुआ मिलेगा, उसके सारे क्वेश्चंस आप लोग लगा सकते हो, सारे क्वेश्चन जो मर्जी हो वो सारे लगा लेना, जो मर्जी हो वो क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है। बोलिए डन, बस। तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखने वाले हैं, है ना। आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। आज वाला जो टॉपिक था मतलब बहुत जबरदस्त टॉपिक था। देखो कहां कहां हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में गए, फिर हम लोग इक्विलिब्रियम में गए, कहां से मतलब चीजों को हम लोग इधर से इधर लेके आए। और ऐसा जब भी हम लोग टॉपिक कोई समझते हैं तो एक अलग सा सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ यार एकदम जबरदस्त चीज हमें समझ में आई है, बहुत बढ़िया ढंग से समझ में आई है ना। तो मतलब आप लोग रिवाइज करते रहें, अगली क्लास में मिलते हैं, कल वाली क्लास वापस मिलेंगे। यस, तो नेक्स्ट क्लास तक सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, बस और क्या करना है। और पढ़ाई जरूर करते रहें, है ना, क्योंकि काम तो पढ़ने से चलता है महाराज, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। चलिए फिर, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।